बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुश रहिए, आबाद रहिए अपने प्यारों के साथ, खूबसूरत से रिश्तों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, उन तमाम लोगों के साथ कि जिनके साथ आप लोग बेतहाशा खुश रहना चाहते हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट नुदरत मुगल और एक और नई सुबह में आप तमाम लोगों कहती हूँ वेलकम। क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं, कैसी गुजर रही है ज़िंदगी, क्या चल रहा है ज़िंदगी में? यकीनन काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो कि मिजाज से हटके चल रही होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मिजाज के मुताबिक चल रही होती हैं। बट वी हैव टू एडजस्ट ना, हमें एडजस्ट करना पड़ता है हर सूरत हाल में। अगर कभी ज़िंदगी हमारे हक़ में बेहतर ना हो तो हमें जो है वो सब्र कर लेना चाहिए, और जब ज़िंदगी हमारे हक़ में बेहतर ही बेहतर चल रही हो तो हमें अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं, अल्लाह पाक हमारी सारी जो हाजात हैं वो पूरी कर रहे हैं। हमेशा से हम लोग इस बात से बड़ा जो है वो हो जाते हैं कि यार हमने दुआ मांगी, अल्लाह पाक ने कबूल नहीं की। लेकिन अल्लाह पाक नोज़ वेरी वेल कि कौन सी दुआ को किस वक्त कबूल करना है, कौन सी वो कबूलियत का टाइम है जिस वक्त आपकी कोई दुआ वो कबूल होने वाली है। तो बस यही सारी बातें हैं जिनको ज़िंदगी का पर्सपेक्टिव बनाना चाहिए, जिनको ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए, और नई सुबह का हिस्सा भी आप तमाम लोग अब बन चुके हैं। प्रोग्राम में शामिल ज़रूर होना है आप लोगों ने, लाइव कॉल्स के ज़रिए अपनी खूबसूरत सी बातें करनी है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक टॉपिक पे, और मैं चाहूँगी कि जितने भी लोग मुझे इस वक्त देख रहे हैं ना, वो आज लाइव कॉल्स करके हमें इस टॉपिक के बारे में ज़रूर बताएं कि जी आपकी ज़िंदगी में ट्रस्ट कितना मैटर करता है, आपकी ज़िंदगी में भरोसा कितना मैटर करता है। लेकिन मैं समझती हूँ कि इससे पहले कि आप किसी पे, सामने वाले पे भरोसा करें, लाइक आप अपनी फैमिली पे भरोसा करें, आप अपने हस्बैंड वाइफ पे भरोसा करें, या जो है आप अपने फ्रेंड सर्कल पे भरोसा करें, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जो आपके साथ कोलीग्स हैं उन पे भरोसा करें, सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको अपने आप पे भरोसा होना चाहिए कि आप कोई किसी भी चीज़ का अगर स्टेप लेने जा रहे हैं तो क्या आप उस चीज़ को कम्प्लीटली फुलफ़िल कर सकते हैं। पहले आपने हर चीज़ में अपना ख्याल करना है। अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो हम दूसरों का ख्याल तब तक नहीं कर सकते जब तक हम खुद हेल्दी नहीं होंगे। तो सबसे पहले हमें अपना ख्याल रखना है, उसके बाद ही हम सामने वालों का ख्याल कर सकते हैं। कल एक बड़ी मज़ेदार सी पोस्ट, या एक कह लें कि एक इस्लाही एक पोस्ट मेरी नज़र से गुजरी और मैंने उसे अपने पास जो है वो कैद कर लिया। अनफॉर्चुनेटली मैं वो पिक्चर अभी फ़िलहाल नहीं आप लोगों को मतलब दिखा पाऊँगी क्योंकि पिक्चर मैं सेव करना भूल गई हूँ, लेकिन उसके जो कहते हैं ना जज्बात, एहसास और ख़यालात, वो मैंने अपने पास कैप्चर कर लिए, वो मैंने अपने पास लिख लिए। एक पिक्चर है और आई होप सो कि हो सकता है बहुत सारे लोगों के सोशल मीडिया से गुजरी हो वो पिक्चर। एक पिक्चर है जिसमें हमने देखा कि एक मतलब अगर हम उसको बीवी कह लें कि वो बीवी जो है वो गिर रही है नीचे पहाड़ से, और उसका हस्बैंड जो है वो उसको हाथ पकड़ के ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन द डिफरेंस इज़ दैट कि जो बीवी गिर रही है उसके सामने जो है वो एक सांप है जो उसको उसके हाथ पे हिट कर रहा है, और वो सांप हस्बैंड नहीं देख पा रहा, और जो हस्बैंड है जो उसको हाथ पकड़ के ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा है उसके ऊपर एक पत्थर रखा हुआ है जिससे वो बीवी नहीं देख पा रही। अब बात यह कि उस आदमी को नहीं मालूम कि नीचे सांप भी है जो उसकी बीवी को डस रहा है, और उस औरत को भी नहीं मालूम कि मेरा जो शौहर है उसके ऊपर एक भारी वजनी पत्थर रखा हुआ है। अब मर्द ये सोच रहा है कि यार मैं इतनी एफर्ट्स कर रहा हूँ, मैं इसको खींच रहा हूँ, थोड़ी सी एफर्ट ये खुद भी कर सकती है ऊपर आने के लिए, लेकिन ये तो कोई एफर्ट ही नहीं कर रही। और औरत ये सोच रही है कि इसको मैं सांप मुझे डस रहा है और ये मुझे एफर्ट ही नहीं कर रहा और ज़्यादा ऊपर जोर लगा के खींचने की। तो दोनों अपने अपने पर्सपेक्टिव पे सोच रहे हैं। ना तो मर्द ये सोच रहा है कि औरत, हो सकता है उसकी भी कोई मजबूरी हो सकता है उसके साथ कोई और मजीद कोई प्रॉब्लम ना हो, ना ही औरत ये सोच रही है कि जो मर्द है हो सकता है उसकी भी कोई मजबूरी हो। अब आदमी अपना अलग पर्सपेक्टिव लेके चल रहा है, औरत अपना अलग पर्सपेक्टिव लेकर चल रही है। काम की बात यह है कि आप एक दूसरे के दर्द और तकलीफ़ को कभी नहीं देखते। हम हमेशा अपने आप से अपने लिए बोलते हैं कि यार ये फ़लाँ ने मेरी तकलीफ़ नहीं समझी, मेरा दर्द नहीं समझा। तो आप कब समझेंगे? क्या आप दूसरे के दर्द और तकलीफ़ को समझ पा रहे हैं? क्या आप उस तरह से उसको देख पा रहे हैं जिस तरह से आप चाह रहे हैं कि वो आपको देखें? हमें कोशिश करनी चाहिए कि एक दूसरे के साथ हमेशा जो है ना वो उनका ख्याल रखना चाहिए। देखिए मैंने एक अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगाया था कि जो अगर हम मुखलिसी की बात करें, अच्छा इसमें दोनों की बात करनी चाहिए, वाई हमेशा औरत, कि भाई आपको एक मुखलिस औरत जो है वो बहुत मुश्किल से मिलती है। आप यहाँ भी घूम लें, वहाँ भी घूम लें, 10 तरह के लोगों के साथ उठ जाएं, बैठ जाएं, लेकिन जो मुखलिस औरत होगी ना वो सिर्फ आपकी रहेगी। उसको आपके स्टेटस से, आपके मतलब दौलत से, आपकी शोहरत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ आपके लिए लॉयल है।
तो इसी तरह से मर्द जो है यानी जो मुखलिस मर्द है वो तो भाई मैं समझती हूँ कि आजकल के दौर में औरतें और मर्द इस मामले में दोनों बराबर हैं कि आपको अगर मुखलिस मर्द की तलाश है, आपको अगर मुखलिस औरत की तलाश है और आपको मिल गया है या मिल गई है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा कीजिए कि आपको अल्लाह ने एक मुखलिस औरत से नवाजा है, आपको अल्लाह पाक ने एक मुखलिस मर्द से नवाजा है जो आपको चाहते हैं, जो आपकी ज़िंदगी चाहते हैं, जो आपकी खुशियाँ चाहते हैं, जिन्हें अपनी चीज़ों की परवाह शायद कहीं ना कहीं समटाइम्स नहीं होती। वो चाहते हैं कि हमारे सामने वाला जो बंदा है वो खुश रह ले, हमारे सामने वाले जो लोग हैं बस वो खुश रह लें। तो ये ज़िंदगी में बड़ा ज़रूरी है, जैसे मैं कह रही थी कि एक दूसरे पर भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। और आज आप लोगों ने हमसे डिस्कस करना है, वैसे आज आने वाले जो हमारे गेस्ट होंगे उनसे भी मैंने ये सवाल लाजमी करना है। अब से मैंने सोचा है कि थोड़ा सा ट्रेंड चेंज करेंगे और हम इसी तरह से कुछ ना कुछ एक स्पेसिफिक चीज़ जो हम इंट्रो में डिस्कस किया करेंगे वो हम अपने गेस्ट से भी ज़रूर पूछा करेंगे। तो आज का जो हमारा बेसिकली क्वेश्चन या जो टॉपिक है जिस पे आप लोग बात कर सकते हैं वो है जी ट्रस्ट, भरोसा, कि ये आपकी ज़िंदगी में कितना ज़रूरी है। और अगर कभी ख्वाह ऐसा हो कि आपका भरोसा किसी ने तोड़ दिया, वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं। भले नाम ना लें, भले मतलब कुछ ना बोलें, लेकिन आप ये कि डिस्कस कर सकते हैं और अपनी जो दिल की भड़ास, खैर मैं यही बोलूँगी कि दिल की भड़ास जो है वो आप निकाल सकते हैं। कि नई सुबह आपका अपना शो है, तमाम आप लोग मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं और आप लोगों ने लाइव कॉल्स के ज़रिए भी बताना है, जो गेस्ट आएंगे उनसे भी बात करनी है। बड़ा मज़ेदार सा आज का शो होने वाला है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें, बहुत सारी गपशप हैं, बहुत सारी काम की बातें भी हैं जो आज के शो में मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है। सो चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आने के बाद आपको जब हम दोबारा ज्वाइन करेंगे तो हमारे साथ हमारे प्यारे प्यारे नई सुबह के खूबसूरत से गेस्ट मौजूद होंगे, उनसे इस टॉपिक पर भी बात करेंगे, उनसे रेलिवेंट टॉपिक पर भी बात करेंगे और उनसे उनके करियर पर और उनकी बाकी सारी जो भी चीज़ें बातों से बातें निकलेंगी तो बहुत सारे सवाल निकलेंगे। कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। और ब्रेक पे जाने से पहले जैसा मेरी आपसे डिस्कशन चल रही थी, मैंने बताया कि आज बड़े मज़ेदार से गेस्ट हमारे पास मौजूद हैं और इसके अलावा आज का एक स्पेसिफिक टॉपिक भी हमने रखा है जिस पे हमने थोड़ी सी बात करनी है अपने जो गेस्ट हैं उनसे भी, और आप लोग भी प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं भाई, क्योंकि रमज़ान आ रहे हैं, फिर उसके बाद ईद आनी है, कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनकी मतलब कुछ ऐसे कपल्स भी होंगे, नई नई शादी हुई हुई है भाई, उनको जाना है, ससुराल में दावतें हैं और उनको अच्छे अच्छे से फॉर्मल ड्रेसेस, लेकिन ऐसे फॉर्मल जो कि ना बहुत ज़्यादा हैवी हो ना बहुत ज़्यादा कैजुअल हो, लाइक आई एम वेयरिंग राइट नाउ, इस तरह के कुछ ड्रेसेस अगर आप लोग चाहते हैं कि पार्टी वेयर ड्रेसेस आप तमाम लोगों के वार्डरोब का हिस्सा बने, सो यू कैन परचेज। अरे बाबा मैं परचेज क्यों कह रही हूँ, आप लोगों को पता है वैसे भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा भी बन चुकी हैं वो बड़े ज़बरदस्त से ब्राइडल ड्रेसेस के साथ, और अब उन्होंने अपनी कलेक्शन में लॉन्च किए हैं ये यानी कि सेमी फॉर्मल ड्रेसेस जो कि आप लोग ईजिली किसी भी शादी पे किसी भी दावत के लिए रेंट आउट कर सकते हैं। जी हाँ, और आप तमाम लोग जो है वो ये याद रखिएगा कि रेंट आउट कर सकते हैं। बड़े बड़े ब्रांड्स, महंगे महंगे ड्रेसेस अब आपको परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, अब आप रेंट आउट कीजिए और उसके बाद आप जाइए शादी में पहनिए, दावत में पहनिए और उसके बाद उसे वापस रिटर्न बैक कर दीजिए। सो ये आज का जो वार्डरोब है मेरे पास, ये है ब्राइड्स हेवन बाय फरा सलीम इसकी मतलब डिज़ाइनर हैं, वो खुद ड्रेसेस डिज़ाइन भी करती हैं, कुछ ब्रांड्स के ड्रेसेस भी होते हैं उनके पास। सो यू कैन कॉन्टैक्ट हर, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आप भी चाहते हैं कि पार्टी वेयर ड्रेसेस जो है वो आपके वार्डरोब का हिस्सा बने, आप उनको पहने रेंट आउट करके और शादियों में जाएं और बड़ा लोग बोलें अरे वाह भाई वाह भाई, क्योंकि आजकल हमारे लोग बड़े ब्रांड कॉन्शियस हो गए ना। खैर हम तो नहीं है। खैर बैक टू दी पवेलियन, आ जाते हैं शो की तरफ वापस। नई सुबह के सेट पे इस वक्त हमें 3 पर्सनालिटीज़ ने ज्वाइन किया है। मैं इंट्रोडक्शन करवाती हूँ फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। आपने पहले भी उनको हमारे शो में देखा, बड़ी अच्छी बातें करती हैं
और भरपूर पब्लिक की डिमांड पे हमने उनको दोबारा एक बार अपने शो का हिस्सा बनाया, लेकिन डिफरेंट टॉपिक के साथ, मतलब डिफरेंट बातों के साथ, क्योंकि मैं समझती हूँ कि जो इंसान अच्छा बोलता है और जिसके पास अच्छी नॉलेज हो और जिसके पास इतने सारे हुनर हो, तो फिर उसके हर हुनर पे यकीनन बात करनी चाहिए। एक और जर्नी, एक और इंडस्ट्री में वो स्टेप इन कर चुकी हैं, एक अच्छी माँ, एक अच्छी जो है वो मैं समझती हूँ कि वर्किंग लेडी, इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ अब उन्होंने स्टेप इन किया है शेफ़ इंडस्ट्री में, यानी कि अब वो बन गई हैं, मतलब होम शेफ़ तो वो थी, अब उन्होंने इसको एज ए प्रोफेशन ज्वाइन किया है। और आज हमारी टेबल भी सजी है भाई, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं सजी, लेकिन जो सजी हुई है वो बहुत खूबसूरत सजी हुई है। और यकीनन जब शो के बाद हम इसे खाएंगे तो फिर हम आपको दोबारा से फीडबैक देंगे और बताएंगे कि भाई ये जो टेबल सजी हुई है इसका क्या टेस्ट है। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है हमारी सबकी बहुत फेवरेट पर्सनालिटी हैं, वो अच्छा बोलती हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करती हैं। आज उनसे बात करेंगे उनकी शेफ़ जर्नी पे कि किस तरह से ये जो हादसा रोनुमा हुआ, इन्होंने इसको एज अ प्रोफेशन ज्वाइन किया। सो वंस अगेन नई सुबह के स्टूडियो में वेलकम करते हैं रीमा को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको मैं वेलकम कहती हूँ अपने शो में। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी वंस अगेन। थैंक यू फॉर कमिंग। अच्छा जी, रीमा के साथ ही एक और पर्सनालिटी जो कि सोशल एक्टिविस्ट भी है। मैं हमेशा से बात कहती हूँ कि जो लोग सोशल एक्टिविस्ट होते हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, और वो सोशल एक्टिविस्ट जो होते हैं ना, उनमें इंसानियत का दर्द होता है, उनमें इंसानियत की खिदमत का जज्बा होता है, ठीक है ना। बड़े अच्छे पैमाने पे काम कर रही हैं, बहुत सारे लोगों, ऐसे लोगों की हेल्प कर रही हैं, हेल्प आउट कर रही हैं जिनका कोई पुरसाने हल नहीं होता, वुमेंस के लिए काम कर रही हैं, बल्कि ऑल ओवर सब चीज़ों के लिए काम कर रही हैं। तो हमारे साथ इस वक्त नई सुबह के स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सईदा नौरीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको वेलकम कहती हूँ अपने शो में नई सुबह में। आपका बहुत जो है वो आपने टाइम दिया, ये बहुत अच्छी बात है। बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट आप लोगों के पास वैसे भी टाइम कम होता है, ज़्यादा इतने सारे समाजी काम करने होते हैं। आ जाते हैं राइट हैंड साइड पे। मैं हमेशा से कहती हूँ वीनस एंटरटेनमेंट ने हर बैरियर को तोड़ा है, और बैरियर तोड़ने का मकसद ये है कि हमने हमेशा कोशिश की है कि आर्टिस्ट चाहे किसी भी मीडियम से ताल्लुक़ रखता हो। आपने इससे पहले भी देखा हमारे प्रोग्राम में सिंधी मीडिया के बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट जो कि यहाँ हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने, नई सुबह का हिस्सा बने, और उन्होंने आके बड़ा इसको एक पॉजिटिव जस्टिस दिया कि वाकई वीनस एंटरटेनमेंट ने इस बैरियर को तोड़ा है कि आप किसी भी मीडियम से ताल्लुक़ रखते हो, आप किसी भी ज़ुबान के किसी भी मकामी चैनल से ताल्लुक़ रखते हो, लेकिन वीनस एंटरटेनमेंट के लिए अगर आप आर्टिस्ट हैं, अगर आप अच्छा काम करें, सो यू कैन कम एंड जॉइन अस। तो इसी तरह से आज मेरे साथ एक बहुत सीनियर राइटर, डायरेक्टर, और मैं समझती हूँ सिंधी मीडिया में काफ़ी उन्होंने काम किया, चाहे वो फिल्म्स की बात की जाए, उर्दू मीडिया में अगर बात की जाए तो फिल्म्स, स्टेज, ये सारी चीज़ों को उन्होंने बड़े अच्छे से कैप्चर किया। सो आज नई सुबह का हिस्सा है लाला सिकंदर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। रीमा की तरफ बढ़ते हैं, रीमा से बातों का आगाज़ करते हैं। रीमा, इससे पहले हम बात कर चुके हैं बच्चों के लिए कि बच्चों को कैसे हेल्दी रखा जाए आपसे, फिर हमने बात की कि वुमेन एम्पावरमेंट पे क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। लेकिन ये जो वैसे तो हर लड़की ही मैं समझती हूँ कुक तो होती है, उसको काम तो करना ही होता है, लेकिन एज अ प्रोफेशन ज्वाइन करने का कैसे सोचा? देखिए पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक्चुअली क्या होता है, देखिए जब घर में आप कुकिंग करते हैं, लॉज में कुकिंग करते हैं, अप्रिसिएशन होती है, फिर हस्बैंड की तरफ से था कि नहीं तुम इसको प्रोफेशनली करो, जब तुम्हारे पास एक टैलेंट है ये भी, तो इसको एज अ होम बेस्ड शेफ़ की तरह इसको जो है इंट्रोड्यूस करो। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों को मैं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी नजर आऊंगी इंशाल्लाह, और आप लोग इस तरह मुझे ऑर्डर भी कर सकते हैं। मेरे वैसे रेस्टोरेंट जो मैंने एक छोटा सा होम बेस्ड रेस्टोरेंट खोला, इसका नाम है दी होम बिस्ट्रो, ठीक है। तो इसके नाम से जो है मैंने अपना एक वेंचर रन कर रही हूँ, फूड वेंचर, और माशाल्लाह काफ़ी कस्टमर्स जो हैं वो बन गए। मेरे फैमिली एंड फ्रेंड्स से स्टार्ट किया था, बहुत पसंद आया, रिपीटेड कस्टमर्स बने, फिर उन्होंने रेकमेंड किया, तो माशाल्लाह से अब जो है काफ़ी इस चीज़ को ग्रो मिल रहा है, और मतलब माशाल्लाह काफ़ी अप्रिसिएशन। अच्छा, क्या क्या कोई स्पेसिफिक फॉर्म, मतलब कोई स्पेसिफिक जो है वो कुजीन शामिल है इसमें, या सब? देखिए वैसे तो देसी कॉन्टिनेंटल सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें इंक्लूड है, जो मेरा मेन्यू है, बट जो मेरा एक पिज़्ज़ा है वो बड़ा वायरल है। अच्छा। वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब समझे आप, मैं अगर दावतों में भी उसको बनाऊँ या मेक टू ऑर्डर पे भी, तो काफ़ी ज़्यादा जो लोगों को पसंद है उसका। बस वो एक्चुअली कोई पर्टिकुलर वो नहीं है, लेकिन वो एक फ्लेवर है। एग्जैक्टली मेरी भांजी है, तो बस वो मुझे अन्नू कहती हैं, तो वो कहती है अन्नू पिज़्ज़ा, उसका उन्होंने नाम ही रख दिया वो अन्नू पिज़्ज़ा। तो वो फैमिली में अन्नू पिज़्ज़ा के नाम से जो है ना वो मशहूर है, मेरे अपने जो है वो मैके की साइट पर, तो वो जो है काफ़ी पसंद किया जाता है। और बाकी अदर लजानिया है और बहुत सारे डिशेस हैं जो यानी कि पसंद भी किया जाता है, और देसी क्यूजीन्स में भी हैं। तो आज आप क्या लाई हैं हमारे लिए? आज मैं मुगलाई चिकन हांडी लाई हूँ। नुदरत मुगल के लिए मुगलाई चिकन हांडी आई है। वाह वाह, व्हाट अ कॉम्बिनेशन यार, ये मतलब आपने वाकई। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, ये मैं बनाती हूँ मुगलाई चिकन। अच्छा, हाँ, आपने मतलब मुगलाई चिकन हांडी। हाँ, ये आपने मुगलाई चिकन। अच्छा, हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स पूछ रहे हैं रायता नहीं लाई आप?
ये एक्चुअली थोड़ा क्रीमी इफेक्ट होता है, तो इसमें आई थिंक रायता जो है वो सूट नहीं करता। सब खा लेते सब खा लेते अच्छा, मैं वही बता रही थी आपको कि मैं बनाती हूँ मुगलाई हाँ, चिकन। अच्छा। वो थोड़ा सा जो है वो मतलब विदाउट ग्रेवी बनता है, लेकिन उसमें आप जो मसाला ऐड करते हैं उसी के साथ ही आप ड्राई फ्रूट्स को मैश करके ऐड करते हैं। एग्जैक्टली, इसमें भी ड्राई फ्रूट्स इसमें भी है ना, देखा, मुझे भी आता है खाना बनाना बेटा। Exactly. अच्छा, हम लोगों को बड़ा ये कंसीडर कर लिया जाता है, जो आर्टिस्ट होते हैं ना, यानी कि जो सिंगर्स होते हैं या होस्ट होते हैं, उनको कंसीडर कर लेते हैं कि भाई आप ये लोग तो काम कर रहे होते हैं, मतलब ये तो एक्टर है, ये तो फील्ड के, ना ये खाना बनाते होंगे ना ये घर में काम करते होंगे। भाई आपको स्पेसिफाइड कर दिया जाता है ना, बिल्कुल पर्टिकुलर कर दिया जाता है, बस आप इसी प्रोफेशन से। नहीं क्यों भाई, हमें भी खाना बनाना आता है, हम भी झाड़ू पोछा करते हैं, हम भी बर्तन धोते हैं, हम भी कपड़े धोते हैं, ये सारे काम हम भी कर रहे होते हैं भाई। और ये इट्स अ पार्ट ऑफ अ लाइफ। मैं समझती हूँ एक लड़की की जिंदगी में ना सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज यही होती है कि उसको घरेलू जो चीजें हैं वो आनी चाहिए, भले वो काम करे ना करे, क्योंकि सारे हम लोग जिस फील्ड से वाबस्ता हैं, टाइम हमारे पास बहुत कम होता है, लेकिन ये सीखना बहुत जरूरी है, आना जरूर चाहिए। नौरीन, अगर आपसे बात की जाए आज, सबसे पहले तो मैं पूछूंगी कि टॉपिक जो हमने रखा है आज का, भरोसा, ट्रस्ट, इसके बारे में सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे? तो हर इंसान की ज़िंदगी का सबसे अहम जो इसमें बोलती हूँ कि ये ट्रस्ट है। मतलब एक छोटा बच्चा भी होगा तो वो भी विदाउट ट्रस्ट किसी के पास भी नहीं जाएगा। लाइक मदर फादर के बाद, अपने सिबलिंग्स के बाद, वो अगर किसी बाहर वाले रिलेटिव्स को भी अगर वो ट्रस्ट करता होगा तो वो उसको रिस्पॉन्ड करेगा। अदरवाइज़, ये तो हमें छोटे बच्चे की बात बता रही हूँ। तो फिर जब हम ग्रेजुअली बड़े होते रहते हैं और फिर एक सर्टेन एज पर आते हैं कि ट्रस्ट फिर और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है एक आम इंसान के लिए, और रूटीन लाइफ के लिए, प्रोफेशनल लाइफ में जब एंटर करते हैं तो उस लाइफ में भी ट्रस्ट, और करियर पे भी, और बाद में जब हम रिलेशंस में बाइंड होते हैं एक दूसरे के साथ, मैच्योर रिलेशंस के साथ, उसमें भी ऑब्वियसली हस्बैंड वाइफ में ट्रस्ट का रिलेशन बहुत वेरी फर्स्ट पे आता है। एग्जैक्टली। देन उसी लाइफ को वापस से मेंटेन, सस्टेन और होल लाइफ तक उसको लेके चलना, उसमें भी ऑब्वियसली ट्रस्ट का रिलेशन बिल्कुल एंड तक साथ। लेकिन एज अ सोशल एक्टिविस्ट नौरीन, अगर मैं बात करूं तो यकीनन आपने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे होंगे जहां पे ट्रस्ट ब्रोकन हुआ होगा। एग्जैक्टली ऐसा ही है। अब मोस्टली जो सोशल वेलफेयर एक्टिविस्ट की अगर हवाले से मैं बात करूं तो लाइक हमारे पास जो भी प्रोजेक्ट्स आते हैं या कोई भी एप्लीकेशंस आती हैं तो सबसे पहले हमें ये ऑनर होता है कि इन्होंने हम पे ट्रस्ट किया है। लाइक वेलफेयर का काम ही ट्रस्ट का है। विदाउट ट्रस्ट तो हम काम नहीं कर सकते। और जो भी हम माशरे में देख रहे हैं, सोसाइटीज़ में इतने ज़्यादा इश्यूज़ हैं, हर जगह पे, हर फैमिली में, हर सेक्टर पे, हर प्लेटफॉर्म पे इतने इश्यूज़ हैं। और जब हमारे पास एप्लीकेशंस आ रही होती हैं और जब वो लोग आके हमसे 1-to-1 मीटिंग करते हैं, उनकी असेसमेंट के लिए हम बुलाते हैं, तो वो जिस तरह से हमसे बात कर रहे होते हैं और अपने हिडन प्रॉब्लम्स हमें बता रहे होते हैं कि हम किसी और को ना बताएं, दैट्स अ ट्रस्ट लेवल। एग्जैक्टली। तो हर कोई अपने कोई भी हिडन प्रॉब्लम्स किसी को इजीली ओपनली नहीं बता सकता जब तक कि उस पर ट्रस्ट ना करे। ऐसा ही है, बिल्कुल। तो ट्रस्ट तो ऑब्वियसली इंसान की ज़िंदगी से लेकर एंड तक उसका ट्रस्ट ही इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा रीमा, अगर आपसे ही मैं टॉपिक से रेलिवेंट सवाल करूं कि व्हाट इज बेसिकली ट्रस्ट फॉर यू? अच्छा, अगर मैं अपने टॉपिक पर ही आऊँ, अपने ही उसमें आऊँ, देखिए अगर मुझ पे ट्रस्ट करेंगे ना लोग तो मुझे ऑर्डर करेंगे कि उनको ये पता होगा कि हाँ इनका खाना अच्छा होगा, या चलो ऑर्डर करते हैं। हम कहीं से भी कोई भी चीज़ें, अगर किसी भी प्रोफेशन में, या मैं अगर हमारे उसकी बात करूँ, आपको एक ट्रस्ट होगा, हाँ ठीक है मैं रीमा को इनवाइट करती हूँ, ठीक है एक प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगी, प्रोग्राम अच्छा हो जाएगा, या आप किसी भी गेस्ट को, तो हर चीज़ यहाँ पे ट्रस्ट पे बेस करती है। लेकिन हमारी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस चीज़ को कि हम इसको मेंटेन करें। अगले बंदे के साथ अगर हम कोई भी कमिट करते हैं तो हम उस पर पूरा उतरें। ये हम किसी भी रिलेशन, लाइक मैं अगर मदर की बात करूं, एक स्टूडेंट और टीचर की बात करूं, मैं अगर किसी भी डुओ की बात करूं, मैं किसी भी रिलेशन की बात करूं, एम्प्लॉय और बॉस की बात करूं, हर चीज़ पहले ट्रस्ट, और देन अगर आप कुछ और लाइक उसका कोई भी अगर काम है तो वो आफ्टर दैट उसके आता है, पहले ट्रस्ट। एग्जैक्टली ऐसा ही है, बहुत जरूरी है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। और जैसे हम आपने हमारी मतलब ये वाली बात की गेस्ट वाली, ऐसी वो हमारा टीम का एक दूसरे पे ट्रस्ट, एक बिल्डअप होना कि अचानक से कोई मिसहैप हो जाए, सब हो जाता है जिंदगी में, बहुत सारी चीजें हो जाती है कि अचानक से कोई मिसहैप हो जाए और हमें बताओ कि यार नहीं ये कर लेगा, ये कर लेगी, तो हमें ये ट्रस्ट होता है और ये होना बहुत ज़रूरी है। लाला, आपकी अगर बात की जाए, कितना अरसा हो गया मीडिया इंडस्ट्री में काम करते हुए? बेटा मुझे कम से कम 35-40 साल हो गए। 35-40 ईयर्स, इट्स अ लॉन्ग टाइम। सिंधी मीडिया को भी टाइम दिया है, उर्दू में भी काम किया है? हर ज़ुबान में, पहले जो है ना पश्तो पंजाबी फिल्मों में काम किया, स्टार्ट वहाँ से की। ओके, जबरदस्त। फिर उसके बाद उर्दू, फिर उसके बाद जो है ना टेलीविज़न पे, फिर स्टेज ड्रामा, फिल्में,
मेरी 500-600 फिल्में हैं लिखना कब से शुरू किया है? शुरू से। शुरू से ही शुरू कर दिया। पहला कोई ड्रामा या पहला जो भी चीज़ लिखी थी वो क्या लिखी थी, याद हो तो? बहुत सारी लिखी थी। और टीवी के हवाले से जो है ना, पहले शमन अली मीराली जो है सिंगर, जी 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 जी। मैंने उसकी फिल्म बनाई, लिखी। वो बहुत सिपर हट गई। खुद लिखी थी आपने? हाँ, पूरी फिल्म लिखी मैंने। मेरा उस्ताद था शाह असद, वो सिंधी मीडिया का बहुत बड़ा डायरेक्टर था, डायरेक्शन उसने की। ठीक है। वो तमाम बहुत सिपर हट फिल्म गई। बहुत अच्छी फिल्म थी, सही। अच्छा लाला, अगर आपसे बात की जाए जैसे आज के टॉपिक के हवाले से भरोसा ज़िंदगी में कितना ज़रूरी है, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? भरोसा तो करना ही नहीं चाहिए। लो। भरोसा ने तो इतना धोखा दिया। असल में जो है ना, हम फनकार है ना, तो फनकारों को तो भरोसा नहीं करना चाहिए। मुझे तो हमेशा धोखा ही धोखा मिला। ओहो, बहुत सारे धोखे भरोसा मिले। करना भी चाहिए, लेकिन वो है लाजिम फ़र्ज है इंसान को करे। लेकिन जो है ना, हमेशा जो है ना, वो दौर ही नहीं रहा, धोखा मिलता है। इंसान जितना भी वो करे, सच्चे आदमी को धोखा मिलता है। हाँ, ये 2 नंबर जो है ना, वो तो बस उसको भरोसा हो या कुछ, वो कामयाब है। लेकिन सीधा साधा जो सच्चा आदमी है ना, वो तो बस मर जाता है भरोसे में। अच्छा यार, ये वाकई ये फैक्ट है, ये सही बोल रहे हैं कि जो मतलब सच्चे और मतलब बिल्कुल बिल्कुल किसी भी चीज़ से बरी ज़िम्मा इंसान होते हैं ना, उनको जो है वो धोखा मिलता है। क्या ख्याल है? जी जी। जो प्योर इंसान होगा ना अंदर से, वो आपके साथ बहुत लॉयल रहेगा, सब कुछ करेगा। और लाजमी आप देखिएगा, आप नोटिस करिएगा कि वही सबसे ज़्यादा डिचेस, मतलब वही खा रहा होता है, सबसे ज़्यादा धोखा उसको मिल रहा होता है। मतलब ये एक रियलिटी बन गई है, एक माशरे की रियलिटी बन गई है। और आप कुछ भी कह लें, किसी भी फील्ड में आप लॉयल होकर देखें और आप ना डिचो, धोखा मिलेगा। रेगुलर कॉलर हमारे साथ मौजूद है ऑन कॉल, जवार हुसैन साहब फ्रॉम सरगोदा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जवार साहब। अस्सलाम वालेकुम। जवार साहब, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी जवार साहब, क्या कहना चाहेंगे? क्या हाल है आपके, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं खैरियत है? जी अल्लाह का शुक्र है। जी क्या कहना चाहेंगे? जी बड़ा अच्छा टॉपिक रखा है। भरोसा तो इंसान को, जैसे ना, भरोसा तो बंदे को अपनी जिंदगी का भी नहीं है। हाँ, क्या बात, बिल्कुल भरोसा ऐसा ही। जो है ना, लेकिन भरोसा करना पड़ता है। और मेरा तो एक है कि मैं कहता हूँ कि अगर आपने किसी को धोखा नहीं दिया ना, तो इंशाल्लाह अल्लाह मियां आपको भी कहीं से धोखा नहीं दिलवाएगा। क्या बात है, खूबसूरत बात। अगर आप ठीक हैं तो फिर सब कुछ ठीक है, अगर आप नहीं ठीक तो फिर आपको खौफ ही रहेगा। बिल्कुल अपने बिल्कुल घर वालों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से। ऐसा ही है, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ, तो बाकी मैं अपने मेहमानों को बहुत सलाम कहना चाह रहा हूँ। बड़े अच्छे लोग हैं, अच्छा, अल्लाह इनको सलामत रखे। आमीन तो आमीन। लेकिन बस बात यही है कि अगर आप ठीक हैं तो सब कुछ ठीक है, अगर आप नहीं ठीक तो फिर आपके साथ भी वही होगा जो आप करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया जवार साहब, आप कॉल करते हैं हमेशा और प्रोग्राम में टॉपिक से रेलेवेंट बात भी करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बहुत अच्छी बात की जवार साहब ने कि अगर आप खुद सही हैं तो फिर आपके साथ गलत नहीं हो सकता। लेकिन वही बात जो अभी हम कर रहे थे कंटिन्यू कि यार जो वो कहते हैं ना, जो सच्चा मुखलिस बंदा होता है, असल में जो लोग चालाकियों से नहीं चलते ना, इनको पता ही नहीं है कि चालाकी होती क्या है, इसको कैसे हैंडल करना, उसको कैसे हैंडल करना है, वो हमेशा कहीं ना कहीं से मार खा जाते हैं। नौरीन क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल हकीकत बात है। एक्चुअली जो जब दुनिया बनाई है तो उसमें अपोजिट्स रखे हैं। हाँ। खुशी है तो गम है, रात है तो दिन है, और इसी तरीके से ट्रस्ट है तो डिसलॉयल्टी भी है। Exactly. तो अगर हर जगह पे सिर्फ ट्रस्ट ही ट्रस्ट होगा तो अल्लाह ताला वो शक्ल कैसे दिखाएगा कि ये भी है। दुनिया तो वैसी एक सज़ा है, एक कैद खाना है, तो कैद खाने में हर चीज़ अच्छी तो नहीं होगी ना। हाँ। और मोस्टली इनकी बात भी सही है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा डिसलॉयल्टी होती है। जो लॉयल होते हैं वो डिसलॉयल्टी का फेस करना पड़ता है। और आई थिंक अच्छे लोग इस चीज़ के लिए तैयार भी होते हैं। हाँ। क्योंकि वो जब अच्छा कुछ कर रहे होते हैं ना, उनके पीछे उसकी कोई रीज़न नहीं होती, उनकी कोई नीड नहीं होती कि हम ये अच्छा कर रहे हैं तो हमें इसका रिटर्न मिलना Exactly. है। लेकिन वो इस चीज़ के लिए ऑब्वियसली तैयार रहते हैं कि हमें इसकी डिसलॉयल्टी फेस करनी पड़ेगी, और वो उनको करनी पड़ती है। और वही लोग मजबूत होते हैं। इसी वजह से अल्लाह ताला उन्हीं के साथ इस तरह के मिसहैप्स करके लोगों को, आम लोगों को हर बंदे को दिखा रहा होता है कि अगर भरोसा है तो ये भी है, अच्छा है तो बुरा भी है। लेकिन बात ये भी सही है कि हम अच्छे हैं तो सब अच्छा। बात पे ये है कि आपकी जैसी आपकी सोच होगी वैसा ही आपको दुनिया नज़र आएगी। लेकिन अगर जैसे जवार साहब की बात को भी कंटिन्यू किया जाए और हम अपना भी पर्सपेक्टिव रखें तो हम यहाँ पे ये ज़रूर कह सकते हैं कि ठीक है,
आप अगर सही हैं, आपको फिर भी धोखा मिल गया है तो वो शायद फॉर अ टाइम बिंग होगा, लेकिन वक्त आने पे अल्लाह पाक आपको वहां से उस चीज का सिला दे देगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। बिल्कुल इसलिए ऐसा ही ये सब होता है। चीज़ें ना लर्निंग होती हैं आपकी। हाँ। आप ये लाइफ लर्निंग्स होती हैं। अगर ये चीज़ें मैं कहती हूँ आप फेस कर भी रहे हैं ना, तो ये बाद में जाके आपको अंदाज़ा होता है कि यार ये अच्छा ही हुआ था, हमें पता चल गया उस टाइम पर, ये वक्त आया। क्योंकि देखिए हर चीज़ के पीछे तो अल्लाह की मसलिहत है, बेशक इस बेशक पे तो हमें बिलीव है। अगर कोई चीज़ आपके साथ होती भी है तो अल्लाह ताला आपको कुछ सिखाने के लिए भेजता है। Exactly. और फिर उसके बाद जब आप एक नए सिरे से आते हैं तो और ज़्यादा स्ट्रांग होकर आप उभरते हैं। तो ये चीज़ भी मैं कहती हूँ लाइफ लर्निंग होते हैं, इनको भी भूलना नहीं चाहिए, बल्कि इनसे ऐसा लर्न सीखना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर सीखने के प्रोसेस की बात की जाए, अच्छा रीमा ने खाना बनाना किससे सीखा है? मैंने खाना बनाना मेरी फैमिली में मदर और सिस्टर बहुत अच्छा बनाते थे। सही। लेकिन मैंने जो ओरिजिनली अपनी सास से सीखा है, वाह, क्योंकि शादी के बाद मैंने कुकिंग जो है करना शुरू किया था। और फिर कह लेना कि वो जो एक फैमिली से भी एक जो है इनबॉर्न एक टैलेंट आता है, तो मैं कुछ क्रेडिट जो है अपनी मदर और सिस्टर को भी देना चाहूँगी, और फिर बाकी रेस्ट जो है वो मदर इन लॉ से तो मैंने सीखा ही है। अच्छा, मैं आपसे अगर इस चीज़ पे एक चीज़ डिस्कस करूँ, कहते हैं ना बात निकलती है तो फिर बातों से बातें निकलती हैं। अगर हमारी सास के साथ अच्छी बॉन्डिंग हो जाए तो कहीं ना कहीं जो हमारे मैके वाले होते हैं वो बोलते हैं यार हमें तो हमारी बेटी ये हुआ था एग्जैक्टली। और ये होता है क्योंकि आप इतना इन्वॉल्व हो जाते हो। और मैं कहती हूँ अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। एक लड़की के लिए जब उसको आपको पता है फ्यूचर आपने लाइफ वहीं गुजारनी है, तो आप एडजस्ट हो जाओ, कोई मसला नहीं है। आपको उनके साथ ही रहना है ना। और आपकी फैमिली आपको वो कहीं नहीं जाते। अगर आपकी मदर है, सिस्टर, वो आपके होते, वो आपके हैं। आपने अपना बनाना है अपने इन-लॉज को। और जब आप वंस बना लेते हैं तो वो फिर घर वाला माहौल ही हो जाता है। फिर आपको फील नहीं होता कि आप अपने मैके में रह रहे हो कि ससुराल में रह रहे हो। तो आई फील दैट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड। बिल्कुल, यू आर ब्लेस्ड। एंड बहुत सारे लोग हैं जो कि ट्रूली ब्लेस्ड हैं इस मामले में, और अल्लाह पाक ऐसी रखे हमेशा, आमीन। बस हासिदीन की जो है वो हसद से और नजरों से बचाए, क्योंकि मैं कुछ अक्सर देख रही होती हूँ, कभी आता मेरे सामने कोई पिक्चर आ जाती है, कोई वीडियो आ जाती है कि भाई आपकी खुशियां, आपका जो भी आपकी कामयाबियां वो आप लोगों से छुपा के रखो कि लोगों की नजरें बुरी होती। तो उसको कैसे हम मतलब छुपा के रखें, दिखाएं कैसे फिर? बस देखिए, मैं कहती हूँ कि आपका जो टैलेंट है, आप सक्सेस, वो कहते हैं ना खामोशी से सक्सेस पा लें। मसला नहीं है दिखाने का क्या। देखिए क्योंकि देखिए हमें नहीं पता कि अगला बंदा वो चीज़ अफोर्ड कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा, वो उस तरह उस पोजीशन पे पहुंच पा रहा है, नहीं पा रहा, हमें ये नहीं पता। अगले बंदे को दिखाकर हमें करना क्या है, और ज़्यादा उसको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, दिस इज़ टोटली रॉन्ग। जिसके मैं कहूँगी कि अल्लाह ताला भी फिर साथ नहीं देते। तो आई थिंक ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ये चीज़ें फिर आप शो ऑफ में आ जाता है। और अगर आप कुछ कर रहे हैं, आप खामोशी से करें और सक्सेस विल स्पीक इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। नौरीन, अगर आपसे बात की जाए एज ए सोशल एक्टिविस्ट, बड़े माशरे के इस वक्त हालात बुरे जो कि हम देख रहे हैं, आप क्या समझती हैं कोई एक ऐसा मसला जो इसने बड़ा सर उठाया हुआ है, जो आपके पास केस आ रहा हो या कोई मतलब आपको डेली बेसिस पे एक ही चीज़ सुनने को मिल रही हो, वो क्या है? सबसे बड़ा मसला इन्फ्लेशन, महंगाई। महंगाई मीन्स के इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गई है ना कि जितनी आप पहले हमारे पास हेल्थ की आती थी, हेल्थ के लिए आते थे, मेडिकेशंस के लिए और हॉस्पिटल एक्सपेंसेस के लिए, लेकिन अब जो आ रही है महंगाई, राशन, मतलब हम अपना खाने पीने का अपना किचन ही सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा ही है। मतलब इतनी मेहनत करते हैं, मतलब जो जिन घरों से आती हैं, पहले तो बहुत ही अंडर प्रिविलेज क्लास की एप्लीकेशंस आती थी, लेकिन अब उन लोगों की भी आ रही हैं एप्लीकेशंस जो जिनके घर में एटलीस्ट 2 बंदे कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी पूरा नहीं हो पाता। अब वो जो कमा रहे हैं, पूरा दिन मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इतना अर्न नहीं कर पा रहे कि वो अपना किचन मेंटेन कर सकें। मेंटेन तो दूर की बात, मतलब आज का क्या पकना है, आज का क्या देखना है, वो उनके पास उस तक की कोई नॉलेज नहीं होती। तो इन्फ्लेशन बहुत बड़ी जो है ना इस वक्त हमारे लिए बहुत बड़ा एक टारगेट और चैलेंज बना हुआ है। और इस टारगेट को पूरा करना आई डोंट थिंक सो कि हम सिर्फ अपनी अगर बात करें, हर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो है ना बहुत मुश्किल हो रहा है। अच्छा। क्योंकि हम दूसरे बजट्स को तो बाद में देखें, लेकिन जो हम खाने पीना, पहनना ओढ़ना, ये सब चीज़ें अगर हम अपने उन कम्युनिटीज़ के लिए नहीं कर पाएंगे तो हेल्थ के इश्यूज, सस्टेनेबिलिटी के इश्यूज तो बहुत बाद में जाते हैं। तो ऑब्वियसली जब महंगाई है, बंदा सही चीज़ खा नहीं सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उस हिसाब से मेल न्यूट्रिशन भी आ रही है। बिल्कुल। मेल न्यूट्रिशन बच्चों में क्लास में बहुत आ रही है। अब बच्चों को जब वो घर का खाना नहीं खा सकते, अच्छा खाना नहीं खा सकते, तो बाहर से सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करना, सप्लीमेंट्स भी अच्छे खासे महंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। तो राशन को हम पूरा करें या सप्लीमेंट्स को पूरा करें, हम पूरी जितनी ऑर्गेनाइजेशंस है ना इस वक्त हमारी कंट्री में, वो इसी चीज़ पे सर जोड़ के बैठे हैं कि हम किस चीज़ को पूरा करें। बिल्कुल ऐसा ही है। और आपने सही बिल्कुल बोला, महंगाई की वजह से बड़े
बड़ी शर्मिंदगी के साथ हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान में ही ऐसे केसेस हमें नजर आते हैं कि 4 बच्चों के बाप ने पहले बच्चों को मार दिया, फिर खुद ऐसे को ही है। फांसी लगा। मतलब ठीक है, मैं समझती हूँ महंगाई है, लेकिन थोड़ा सा इस मामले में सोचें भी कि यार कैसे आप अपने बच्चों को जो है वो मतलब ज़िंदगी की बाजी उनसे जो है ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन उसकी अगर एक और वजह देखी जाए तो वही बात है कि लोगों की बातें सुनना कि आप बिजली के बिल नहीं भर पा रहे, मालिक मकान की बातें सुननी पड़ती हैं, कभी बहुत सारे घरों की बिजली कट जाती है इस वजह से कि वो बिल नहीं भर पाते। ये यकीनन ये केसेस आप डेली ऐसे बेसिस ही पे है, देख बिल्कुल रहे ऐसे ही होंगे। है। और फिर इनका वो मतलब वो वाला पर्सपेक्टिव कि जब वो दुनिया से चले गए तो फिर लोग कहते हैं अरे बता देते भाई। बिल्कुल एक बात मैं आपको यहाँ शेयर करूँगी कि हमारे पास एक एप्लीकेशन आई थी, वो मैं घर पे भी डिस्कस कर रही थी। मेरी बेटी ने मुझसे बोला कि मम्मा इसका क्या केस है। मैंने कहा इसके बाबा की तबीयत बहुत ख़राब है, सही। इन और घर पे कमाने वाला कोई नहीं है, हमें इनको मेंटेन करना है और ऑब्वियसली डोनेशंस वगैरह के साथ। तो थोड़ी देर के बाद मेरी बेटी आके मुझसे कह रही मम्मा सोशल वेलफेयर को हटा के हम सारे लोग ये क्यों नहीं सोचते कि हम किसी को यतीम के ऊपर हाथ क्यों रखें, हम उसको यतीम होने से पहले उसके सर पे क्या हाथ क्यों ना बात है, रखें, वाह हम वाह। किसी को भूखा सोने से पहले उसको पेट भर के खिला क्यों ना दें, ऐसा ही है। हम लोग ऐसा क्यों नहीं सोचते। और वाकई वो बात मुझे इतनी क्लिक की थी कि वाकई हम किसी के बीमार होने का इंतज़ार क्यों करें, या किसी को यतीम होने का इंतज़ार क्यों करें, या किसी के बेवा होने का इंतज़ार। मतलब एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है कि डिजीज हो गई, कोई डिजीज पेशेंट है उसकी डेथ हो गई है, जवानी में डेथ हो गई, 9 मैट्रिक इस एज में हुई है, उसकी वाइफ जो है बेवा हो गई है, ये एक अलग सिनेरियो। लेकिन चलते फिरते बंदा बाहर गया है, जॉब पे गया है, वापसी पे कोई भी मिसहैप हो गया, एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गई, या फिर हालात इतने ख़राब थे घर के कि वो बहुत ज़्यादा परेशान था, स्ट्रेस में आकर उसकी डेथ हो गई, हम इन सब चीज़ों का वेट क्यों करते ऐसा ही हैं। है। और अभी भी जितने भी डोनेशंस वगैरह आते हैं तो वो बोलते हैं यतीमों के लिए, इसके लिए, उसके लिए। तो हम उनसे ये कहते हैं कि उनके लिए तो है बजट, क्या हम उन सफ़ेद पोशलों के लिए ना करें ऐसा ही जो अभी हमारे पास तो नहीं आ रहे, बिल्कुल लेकिन ऐसा है। सर्वाइवल कंडीशन में है वो। बिल्कुल ऐसा ही। और मैं इसी बात पे सिर्फ एक छोटी सी बात कहूंगी कि भाई किसी के जनाजे को कंधा देने से बेहतर है कि आप उसको जिंदगी में सहारा दे दें, तो उसको मतलब बड़ी जो उसके लिए ना जिंदगी आसान हो जाएगी। छोटा सा टी ब्रेक है, हमारे पास चाय आ चुकी है हमारी और इस टी ब्रेक पे जा रहे हैं हम। जल्दी से जाइए, जल्दी से वापस आइए। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट टी ब्रेक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। और ब्रेक पे जाने से पहले बड़े मज़ेदार सी बातें भी चल रही थी और मैं अभी डिस्कस कर रही थी कि जैसे हम ब्रेक से वापस आ रहे थे उससे पहले मैं बोल रही थी हमारे कैमरामैन जो है वो आपस में बातें कर रहे थे। तो मैंने बोला यार कौन कहता है कि सिर्फ लेडीज़ गॉसिप करती हैं, देखो ये लोग भी गॉसिप कर रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। और मतलब वो खैर ठीक है, बुराइयां नहीं कर रहे थे किसी की, लेकिन अपनी आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन गॉसिप होती है। अच्छा, जब हम ब्रेक पे थे तो हम बात कर रहे थे और हम वो भरोसे वाला टॉपिक जो आज का हमने टॉपिक रखा उस पर बात कर रहे थे थोड़ी सी। तो यहाँ से कुछ बड़ी मज़ेदार सी बातें थी दोनों की तरफ से जो कि आई थी, यानी नौरीन की तरफ से भी और रीमा की तरफ से। मैं चाहूँगी 1 बाय 1 हम उस पर ज़रा डिस्कस करें कि हम क्या बात कर रहे थे। भाई हम भरोसे पे बात कर रहे थे और हम ये बात कर रहे थे कि धोखे बहुत मिले लाइफ में और मिलते ही रहते हैं और आगे नहीं पता कि कब तक। मैं कहती हूँ इंसान को ना अपना आप नहीं बदलना चाहिए किसी भी पॉइंट पर। अगर आप अच्छे हो तो आप अच्छे रहो, आप अपना फेल अच्छा रखो, अल्लाह ताला आपको रिवॉर्ड देगा इसका। बिल्कुल ऐसा। अल्लाह ताला ने वादा किया है कि इस दुनिया में और उस दुनिया में, आखिरत में ज़रूर आपको रिवॉर्ड मिलेगा। और ये चीज़ है, फैक्ट है। आप अपना काम करो, अपना दिल साफ रखो, अपना सोल आप प्योर रखो और कहीं भी आपको नुकसान नहीं होगा। और जहाँ पर होगा भी वो आपके लिए एक लर्निंग है, आपके लिए वो कहते हैं ना कि मसलहत, अल्लाह ताला के हर काम में मसलहत है, तो कोई ना कोई उसके पीछे आपके लिए कोई अच्छाई है। कभी कभी तो ऐसा भी just लगता है trust हमें, जैसे लेट सपोज हम किसी को सपोर्ट करने की बात करें कि अच्छा चलो तुम्हारे लिए कोई अपॉर्चुनिटी निकाल दे, एकदम से ना दिमाग में सारी पुरानी चीज़ें घूम जाती हैं, यार फलां के लिए ये किया था, फलां के लिए किया। मतलब अब ना किसी की हेल्प करते हुए, किसी को अपॉर्चुनिटी देते हुए भी थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि दुनिया ऐसी इतनी धोखे वाली हो गई है। मतलब हर चीज़ में धोखा है, किस पे ट्रस्ट करे बंदा। मतलब मेरे अब्बू कहते थे कि जब आपको अपने धोखा देते हैं ना, ज़्यादा तकलीफ क्यों होती है।
वो इसलिए होती है क्योंकि आपको सबसे ज्यादा ट्रस्ट सिर्फ अपनों पे होता है। क्या बात और अगर हम अपनों पे भरोसा नहीं करेंगे तो हम बाहर वालों पे करेंगे। तो इस चीज पे जो है ना आप सबसे ज्यादा हर्ट होते हैं जब आपको कोई अपना धोखा देता है। तो मैं कहती हूँ चाहे अपने हो चाहे गैर हो, आप अपने आप को अच्छा रख के चलो, अल्लाह ताला आपको रिवॉर्ड करेगा। और उस पर बस ट्रस्ट रखो, भरोसा अल्लाह की जात पर। नौरीन मौला अली का एक कॉल शेयर कर रही थी ऑफ एयर, तो वो जरा ऑन एयर भी प्लीज बताइए क्या कह रही थी। बिल्कुल नरेट करना चाहूँगी मैं ये बात कि मौला अली का कॉल है कि जिस नेकी का सिला बुराई में मिला हो तो वही मकबूल नेकी होती है। क्या बात है। तो ये तो आप भूल जाएं, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है जब मुझे कभी धोखा मिलता है, आप लोगों की बातें सुन रही हूँ तो मुझे अभी एक एक्साइटमेंट सी हो रही है कि जब मुझे कोई धोखा मिलता है तब थोड़ा सा मुझे दुख होता है, लेकिन बाद में मुझे बहुत हंसी आती है। लिटरली क्यों हंसी आती है, मैं सोचती हूँ इस इंसान ने अगर मुझे बिट्रे किया है तो मुझे हंसी आती है, जब इसके साथ होगा तो इसका क्या हाल होगा। तो जब आप टिट फॉर टैट है ना, जब आप किसी के साथ कुछ अच्छा करोगे तो ऑब्वियसली आपको अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन जब आप किसी के साथ बुरा करते हो तो उसके लिए भी तैयार है। अब जो धोखा देने वाला वो तो अपने बुरे वक्त के लिए तैयार नहीं है। तो समटाइम्स ऐसी फील आती है, हंसी आती है कि जब ये बिट्रे कर सकता है तो समटाइम जब इसे कोई बिट्रे करेगा तो फिर इसका क्या हाल होगा। तो बात यही है कि इनकी वाली बात बिल्कुल कि आप अपना बदलें। और वही बात है कि अच्छा है तो बुरा भी है, तो अगर धोखा मिल भी गया है तो उस चीज़ से लर्न कर लें। और अपनों में अलबत्ता मैं आपके प्लेटफॉर्म से ये ज़रूर शेयर करूँगी, बहुत ज़रूरी बात है कि रिश्तेदार अपनों में माँ बाप बहन भाई इन लोगों में ट्रस्ट लेवल होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जो ट्रस्ट लेवल है ना, ये जो भरोसा है, लड़की को ससुराल जाने के बाद भी बहुत काम आता है। बेटे को वाइफ लाने यानी बहू लेकर आने के बाद भी बहुत काम आता है। जब तक आप लोगों के आपस में एक दूसरे पे भरोसा नहीं होगा, क्योंकि हम आपका खून है, आपकी औलाद हैं या हम आपके सिबलिंग्स हैं, हम बचपन से साथ हैं, हम एक दूसरे को नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा। और जब बुरे वक्त में भी यही होता है कि बोलते हैं ना अपना मारता है तो छाँव में ही रखता है। तो जब आपको ऐसा ही करना है तो ट्रस्ट के साथ करें, क्योंकि वक्त हमेशा पलटता है। लेकिन मैं नौरीन की इस बात से मेरा तजाद है। अच्छा, ये कहते हैं, ये फिनोमेना है, सब कहते हैं कि अपना मारेगा तो छाव में मारेगा। मैं बोलती हूँ भाई अपना होगा तो मारेगा क्यों? अपना है तो मारेगा क्यों? वही मैं कह रही हूँ, जब आपको ऐसे ही अपना है मारेगा, छाव में रखेगा या धूप में रख के मारेगा, जो भी है, लेकिन ऐसा हो ही क्यों? आप आपस में इतनी बॉन्डिंग रखें, इतना भरोसा रखें कि एनी टाइम जब आप लोगों को एक दूसरे की नीड हो तो वैसे सब खुशी खुशी कि आपने हमारे अच्छे वक्त में ऐसा साथ दिया या बुरे वक्त में ऐसा साथ दिया। क्योंकि हम तो आगे मैच्योर हो जाते हैं, जो हमारे पीछे जो बच्चे आते हैं ना, वो सारी चीज़ें फिल्म देख रहे हैं, वो ये फिल्म देख रहे हैं ना, हम अपने बच्चों के जहन से वो चीज़ें इरेज नहीं कर सकते। हम तो फिर भी आपस में सिबलिंग्स हैं, हम एक अप एंड डाउन से एक दूसरे का भूल जाते हैं, लेकिन बच्चों को रेस करना, उनके माइंड्स को रेस करना और रिफॉर्म करना वो मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। आपने जो बात की उससे रेलेवेंट मेरे पास एक बहुत ज़बरदस्त सा सवाल आ रहा है दिमाग में, लेकिन ज़रा मैं लाला से एक बात पूछूं कि उन्होंने कहा कि बहुत धोखे मिले, तो फिर धोखे के बाद क्या किया? मतलब जो है वो अपने आप को कैसे दोबारा संभाला, क्या सोचा? अल्लाह के ऊपर छोड़ देते हैं। करता तो वही मालिक है ना। बेशक लोगों का भी वही राज जानता है। वो ये भी है, एक मैं आपको वाकया सुनाऊं। हमारे शिकापुर में, हमारे शिकापुर का रहने वाला, उधर एक बंदे ने रात को बोर्ड लगा दिया, है ना, अच्छाई करने वाले, चंगाई सिंधी में हम बोलते, चंगाई करने वाले के मना, उसने नीचे गाली लिखी। लोगों ने देखा यार इसने सही भी लिखा है। सुनते सुनते पूरे सिंध में ये मशहूर हो गया, ये बोर्ड लगा हुआ है ये। और जो है ना, तो फिर किसी बंदे ने बोला यार ये उतार, उसने गाली भी लिखी है नीचे, उसको नीचे उस बोर्ड को उतार दिया। तो कौन बनता था, किसी ने भी लिखा, अभी तक वो मशहूर है। लेकिन जो है ना, तो अच्छाई का सलाह इंसान नहीं देता है, अल्लाह तो देता है ना। बेटा है कि मैं बात बताऊँ, मैं ड्रामे स्ट्रीट बहुत करता था ना। हम खैरपुर से आ रहे थे स्ट्रीट ड्रामा करके, सर्दियों की वजह से 3-4 बजे के बाद ये धुंध होती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक टेला था, वो पेट्रोल, वो कल्टी हो गया। कल्टी जो हो गया ना, तो रोड ब्लॉक था, चीखें आ रही थी, कोई उसको नहीं वहाँ से निकाल रहा था। निकालो बाहर निकालो, चीखें कर रहा था। मैंने बोला यार उसको कोई भी नहीं निकाल रहा है। मुझे दोस्त ने बोला यार ये पेट्रोल पर अभी 200 बंदे मर गए रानीपुर में, ऐसे ही पेट्रोल सारे उठा रहे थे, किसी ने सिगरेट दुखाया, 200 आदमी जल गए। मुझे बोला निकलने की कर। अरे मैंने बोला वो चीखें कर रहा है, बस पता नहीं मुझे क्या हो गया बेटा। मैं सीधा गया उसके ऊपर, वो जो कल्टी जो हुआ ना, तो खिड़कियाँ बंद हो गई उसकी। मैंने ज़बरदस्त ज़ोर से वो जो है खिड़की को तोड़ा,
एक बंदे को निकाला, मुझे भी डर हो रहा, मैंने बोला ये खुद निकालेगा, मैंने बोला अब निकल, मुझे बोला यार तू पागल है बेटा, मैं इसका बता रहा हूँ। मैं जैसे घर गया तो वही टाइम मेरी बहन का एक्सीडेंट हो गया, मुझे पता दोपहर को पता लगा भाई बाजी का एक्सीडेंट हो गया, सीरियस है, सखर में पड़ी। जब वहाँ गया बेहोश पड़ी, शाम के टाइम जब उसको होश आया ना, कैसे हुआ धुंध थी, ऐसे एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी बिल्कुल वो हो गई, सबको कुछ बंदे मर भी गए। एक मेजर था, पता नहीं कौन था, फरिश्ता था अल्लाह का, उसने बोला नीचे से आवाज़ आ रही है औरत की, है ना, फौजियों को बोला इसको तोड़ो, वो तोड़ कर बाजी को निकाला, उसको सखर हॉस्पिटल में वो वहाँ दाखिल करके चला गया। उसको बोला भी इसके मालिक आएंगे, इससे पूछो जब भी होश आएगा। तो जब होश आया वो बोल रही थी पता नहीं कौन फरिश्ता था, मुझे इसने निकाला, मुझे याद आ गया। मैंने बोला कितने बजे का टाइम था, ये 4-5 है। वही टाइम जो मैं इस बंदे को निकाला, उसी टाइम को जो है ना उस फौजी ने बाजी को निकाला। देखो अल्लाह देता है, उसी दिन से मेरा दिल को हो गया जो ना तुम किसी के साथ अच्छाई करो, अगर इंसान नहीं देता है अल्लाह देता है, क्या बात, सलाह देता है। बिल्कुल। एक बहुत खूबसूरत बात जो मुझे याद आई थी, जो मैंने आपसे कहा था कि हम ज़रूर डिस्कस करेंगे, कि आपने बोला कि भाई हमारे सिबलिंग्स हैं, हम लोग तो मतलब बाद में ये कि वो वहीं रहेंगे, लेकिन बच्चों का जो दिमाग हम पोर्ट्रे कर रहे हैं, बच्चों को जो हम बता रहे हैं, वो एक डिफरेंट चीज़ है। तो इस चीज़ से हमें एक और चीज़ जो है ना वो बड़ी मैटर करती है, वो ये करती है, रीमा से भी मैं इस चीज़ पे ज़रूर डिस्कस करूँगी कि बच्चे जो है ना, वो बच्चों को हमें ये सियासतों से, जो ख़ानदानी सियासत है ना, इनसे भी बड़ा दूर रखना बिल्कुल ज़रूरी है ना। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। देखिए बड़ों की लड़ाई है, किसी बात पे कोई नोकझोंक हो गई है, कोई भी रिलेशन में, चाहे हस्बैंड वाइफ भी, मैं कहती हूँ अगर बच्चे सामने हैं तो उनको ये नहीं पता होना चाहिए कि मम्मा पापा की लड़ाई हुई है। Exactly. बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों पर, बिल्कुल भी नहीं। और जो बच्चों के रिलेशन है, भले हमारे रिलेशन, मैं अगर एक इन लॉज की बात करूँ, ठीक है भाई, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसा होता नहीं है, जैसे मेरी इन लॉ, मदर इन लॉ है, ठीक है, अब मेरी उनसे कोई ऐसी बात हो गई, बच्चों की तो वो दादी हैं, या अगर मेरी नंद से मेरी कोई बात होगी तो बच्चों की तो पप्पो है, उनका रिलेशन उनसे क्यों खराब हो। ठीक है, बड़े आपस में किस तरह भी कोई भी रिलेशन पे लड़ रहे या किसी भी बात पे किसी वजह से अगर कोई भी नोकझोंक हो जाती है, लेकिन बच्चों पे बिल्कुल मैं कहती हूँ इम्पैक्ट पड़ना ही नहीं चाहिए, उनको पता ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका तो आपस का रिलेशन अलग है ना, उनके बाप हैं या दादी हैं या पप्पो हैं या खाला XYZ कोई भी रिलेशन है, तो उन पे इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ये मैं कहती हूँ माँ बाप जो हैं बहुत इस चीज़ पे विजिलेंट रहें कि इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करें कि बच्चों को इस चीज़ से बहुत दूर रखें प्लीज, क्योंकि वो आपका ही अक्स होंगे, आगे जाकर वही चीज पोर्ट्रे करेंगे जो आप उनको सिखाएंगे। यहाँ तो ये होता है कि अगर जरा से घर में कोई नोकझोंक हो जाए, सबसे पहले हमें बच्चों को पीछे किया जाता है कि बेटा वहाँ बस आप ऊपर से बात नहीं करना, दादी से बात नहीं करना। क्या चीज है, सीरियसली हम बिल्कुल भी नहीं समझ सकते इस चीज को। छोटी सी ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद दोबारा से आपको ज्वाइन करेंगे, कहीं मत जाएगा। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में, और ये हमारा सेगमेंट है इस वक्त। आज की खबर मैं आपको देने जा रही हूँ कुछ खबरें। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 फरवरी से डीजल और पेट्रोल की कीमतों में एक बड़े इजाफे का इम्कान है, यानी कि डीजल की जो कीमत है उसमें 6 रुपये फी लीटर और पेट्रोल की कीमत में भी 6 रुपये फी लीटर का इजाफा हो सकता है। वैसे अगर देखा जाए तो हमारी जो हुकूमत है वो नए साल के पहले मतलब मंथ में यानी जनवरी में ही 2 मरतबा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर चुकी है, लेकिन अभी फिर एक बार फिर से एक इजाफा जो है वो मुतवक्के है। अब इंसान क्या सोचे, इंसान क्या देखे कि भाई पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो जाएगा, उसके बाद एक इंसान जो डेली वेजेस पे जॉब कर रहा है वो अपने जो है वो आने जाने के एक्सपेंस पूरे करेगा या फिर
के बिल भरेगा या फिर घर का किराया देगा। सूरत हाल काफ़ी गंभीर हो सकती है, लेकिन उसको संभालना अब क्या कर सकते हैं। जीना तो है इस मुल्क में, जाहिर है जान तो दे नहीं सकते। कोशिश यही करेंगे कि ज़िंदगी जितनी आसान गुजर सके उतनी आसान गुजारेंगे। और दूसरी बात जो इस वक्त एक अहम और बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है इस वक्त सबके जहनों पर छाया हुआ, जो क्रिकेट लवर्स हैं, क्रिकेट के जो शायकीन हैं, उनके लिए एक बड़ी अच्छी न्यूज़ है। और ये न्यूज़ आप तमाम लोग जानते भी हैं कि ICC चैम्पियंस ट्रॉफी जो है वो स्टार्ट होने जा रही है 19 फरवरी से, जिसके लिए काफ़ी सारी टीम्स ऐलान भी कर दिया गया। पाकिस्तान की टीम का भी बता दिया गया कि जी पाकिस्तान की टीम में कौन कौन से लोग शामिल होंगे, कौन कौन से लोग जो हैं वो अभी मुकम्मल तौर पे फिट नहीं हैं। ये आज प्रॉपर तरीके से ऐलान कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा कि कौन कौन वो वाहिद लोग होंगे जो कि टीम का हिस्सा होंगे। अगर बात की जाए लाहौर के गजाफी स्टेडियम की, तो बड़े आबोताब से वहाँ पर काम चल रहा है। और कराची में अगर बात की जाए तो जी कराची का जो नेशनल स्टेडियम है वहाँ भी तैयारियाँ ज़ोरों शोर से जारी हैं। लेकिन अगर ऑन द अदर साइड देखा जाए तो यहाँ पर इतना सारा जो चीज़ें हैं, इतनी सारी जो चीज़ें हैं, इतना सारा जो आप लोगों का बजट है वो वहाँ लग रहा है। लेकिन अगर राइट हैंड साइड पे देखा जाए तो लोग भूख से मर रहे हैं। अवामुल नास जो है उनके पास बड़े मसले मसाइल भी हैं। तो कोशिश करें कि ये सारे एंटरटेनमेंट के जो मौके हैं ये भी फराहम किए जाएँ, बहुत ज़रूरी हैं पाकिस्तान के लिए। लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान की अवाम का भी ख्याल रखा जाए, उन लोगों का भी ख्याल रखा जाए जो इस वक्त भूख से मर रहे हैं या जो उनके पास कोई है वो प्रॉपर तरीके से फंड्स नहीं है, या जो अपने घर को चलाने में बड़ी मुश्किलात उनको दरपेश आती हैं। आज की खबर, ये सारी खबरें मैंने आप लोगों को दे दी। आइए चलते हैं अब नई सुबह के गेस्ट की तरफ और उनसे करते हैं बातें। हाँ जी, तो हम आ गए हैं अपनी जगह पे वापस, और वापस आने के बाद अब हम जो है, आपको पता है लाला सिकंदर हमारे साथ मौजूद हैं, नौरीन मौजूद हैं और साथ ही साथ जो है वो रीमा मौजूद हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले हम ज़रा बच्चों की नशोनुमा के बारे में बात करते हैं, यानी कि हम ऑफ एयर भी ये बात कर रहे थे। तो रीमा, मैं चाहूँगी अब ज़रा ऑन एयर उसको डिस्कस कर लिया जाए कि हमारे अभी भी बड़ा फिनोमेना है इस चीज़ का कि लोगों ने बच्चों को घरेलू जो मतलब मसाइल हैं या जो अपने लोगों के आपस की नोक-झोंक है उनमें बड़ा इन रखा हुआ होता है। ये नहीं होना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं कहती हूँ बच्चों के अंदर बचपना रहने दें। हाँ, उनको बचपन में इतना बड़ा ना बना दें कि वो जब आगे अपनी लाइफ स्टार्ट करें, प्रैक्टिकल लाइफ, तो उनको ये सारी चीज़ों में वो उनके दिमाग में ना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाएगा। ये चीज़ है, अगर आप बचपन से ही बच्चों को बताएंगे उनसे नहीं मिलना, उससे बात नहीं करना, या वो ऐसा है वो वैसा है, उनके रिलेशन उन तक मेंटेन रहने दें। उनको ये बताएं कि ये रिलेशन आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके साथ जिनका रिलेशन है, लेकिन वो उनके लिए दूसरा मतलब उनके लिए वो अलग रिस्पेक्टेबल रिलेशन है। आप उनको ये चीज़ बताएं कि बेटा बड़ों की बातों पे बच्चे नहीं बोलते, जैसे हम शुरू से अपने बचपन में सुनते हुए आ रहे हैं, बीच में नहीं आप बोलो। बचपन की बात करी रीमा, हाँ। मैं भी ऑफर भी आपको बताई थी। स्टिल नाउ आज तक भी ये है कि हमारे घर में अगर बड़ों की कोई बात हो रही होती, मेरी मम्मा बोलती हैं उधर उस कमरे में जाके बैठो। हाँ बिल्कुल, हम इसी तरह ब्रॉटअप हुए कि अगर बड़े बात कर रहे हैं बीच में नहीं बोलो, या उधर जाओ हम आपस में बात। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, यही है कि हम उसी तरह अपने बच्चों को हम चाहते हैं कि भई हम उसी तरह बिल्ड करें। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें देखिए जब वो आगे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे, आगे फेस करेंगे रिलेशन को, तो उनके बजाय इसके कि वो पॉजिटिविटी के साथ चीज़ें रन करें, उनके दिमाग में ऑलरेडी वो नेगेटिव इम्पैक्ट आ चुका होगा। ये रिलेशन ऐसा है, इससे ऐसे बात नहीं करनी, तो वो आपके रिलेशंस हैं, उनके रिस्पेक्ट मेरे ख्याल में बच्चों के दिल में डालना चाहिए। नौरीन, मैं आपसे भी ज़रूर इस पे जो है वो राय लेना चाहूँगी, आपका ओपिनियन। मैं ज़रूर बताऊंगी, आपको शेयर करूंगी। लेकिन एक सबसे मेन चीज़ जो अभी स्टार्टिंग में आपने कहा था कि आपके पास जो मोस्टली केसेस आते हैं, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक केस कौन सा है, तो वो मैंने आपसे कहा था इन्फ्लेशन। तो अब आपने न्यूज़ खुद बताई कि दोबारा से प्राइस बढ़ गए हैं। अब ये सारी चीज़ें जो है ना, बीइंग सोशल वर्कर होते हुए जो है ना, ये सारी चीज़ें देखना, इनके ऊपर नज़र रखना और इस हिसाब से अपना बजट बनाना और उसको एलोकेट करना डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में बड़ा मुश्किल हो जाता है। बाकी जहाँ तक बच्चों का बिल्कुल इन्होंने सही कहा है, लेकिन अब जो दौर जा रहा है ना, मैं समझती हूँ कि अब बच्चों को जो है ना, मतलब इतना कुछ उन्होंने नेगेटिविटीज़ देख ली है ना अपने रिश्तों में, ख़ानदानों में, तो अब बच्चों को इससे फ़र्क पड़ता भी नहीं है, क्योंकि अब आ गया है AI। तो अब बच्चों की जो लाइफ है ना, जो हमारे टाइम की जो लाइफ थी ना, वो एक कॉन्वेंट लाइफ थी, मतलब मेंटेन लाइफ थी, डिसिप्लिन लाइफ थी। 5 बजे उठना, नमाज के बाद सारे काम करना, ये वो फलां ढिमां का, पूरे घर का शेड्यूल मतलब एक पेरेंट्स के हाथ में होता था, या मम्मा के हाथ में या पापा के हाथ में, किसी एक बंदे के हाथ में होता था पूरा शेड्यूल हमारा। इवन अभी बड़े होने तक भी काफ़ी हद तक यही रहा, उसी हिसाब से हमने अपने बच्चों को ग्रो किया। लेकिन अब जो टाइम आ गया ना, तो अब मोस्टली हमारे बच्चे जो है ना, आने वाले भी जो बच्चे होंगे, वो मोस्टली गैजेट्स के हाथ में, उनकी ज़िंदगी को जो रूल कर रहा है ना, वो गैजेट कर रहा है।
तो मीन्स कि हम अपने बच्चों को रिश्तों की अहमियत तो समझाएं, साथ में इन अदर चीज़ों के ऊपर भी हम कंसंट्रेट करें कि अगर हमारे बच्चों को रूल करने वाला कोई और थर्ड पर्सन आ गया या कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आ गया, तो मीन्स हमारे बच्चे ह्यूमन बीइंग तो होंगे लेकिन एक रोबोटिक ह्यूमन बीइंग होंगे। तो फिर इस चीज़ को देखते हुए जो है ना, बच्चों की तरबियत आज के दौर में करना बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा। उसके लिए हम पेरेंट्स को मीन्स हम मदर्स को जो है ना 90s वाली मदर्स बनना पड़ेगा। तो वो 90s वाली मदर्स बने बगैर जो है ना, और टीचर्स भी वैसे ही होने चाहिए, वो अब भी गुजारा नहीं है। हम बच्चों की तरबियत के लिए बहुत शोज़ करें, बहुत टॉक्स करें, बहुत गेट टुगेदर करें, राउंड टेबल टॉक करें कि कैसे किया जाए, लेकिन आप यकीन करें जब तक बच्चे को उसका डिसीजन खुद लेने के लिए हम आज़ाद नहीं छोड़ेंगे ना, लाइक हमारे किसी से भी नो मैटर किसी से भी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, लेकिन बच्चे को उसका डिसीजन लेने के लिए उसके लिए आज़ाद छोड़ें। फलानी बहन से, फलाने रिश्तेदार से, फलाने उससे हमारी बात नहीं है, लेकिन बच्चे को मिलने से ना रोकें। ये बहुत अच्छी लेकिन बात है। बिल्कुल, लेकिन अब जो सिनेरियो आ गया, जो लाइफ टर्न हो एकदम से 2025 आया है, तो 2050 की तैयारी अभी से होने वाली है। तो अभी से जो है ना बच्चों को अपने डिसीजंस खुद लेने के आदि, हाँ उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस करें, ऑडिट करते रहें उनका, लेकिन फिर अगर टॉपिक पे वापस आ जाएं हम अपने, तो भरोसा होना चाहिए। भरोसा बिल्कुल एग्जैक्टली वही बात है कि हमें अपने खून पे भरोसा होना चाहिए। ट्रस्ट लेवल ऐसा है कि छोटा बच्चा हो और बड़ा एजेड हो, जब तक ट्रस्ट नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। एक फिनोमेना और भी है हमारा, जो कि हम देखते हैं कि अगर लेट्स सपोज अगर हम माँ बाप की बात करें, अगर माँ ने देखा है कि बच्ची में या बच्चे में कोई किसी किस्म का कोई मतलब फॉल्ट आ रहा है, या वो नहीं कोई चीज़ ऐसी जो उसके लिए सही नहीं है, तो माँ ने अगर उस चीज़ पे थोड़ा सा पॉइंट आउट किया तो अब्बा बुरा मान जाते हैं कि भाई आपने क्यों बोल दिया बच्चों को, और अगर बाप ने किया तो माँ बुरा मान जाती है। ये तो हस्बैंड वाइफ की आपस में ना अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हाँ। कि बच्चों, मैंने आपसे कहा ना कि देखिए माँ बाप के रिलेशन में भी ना बच्चों को इस चीज़ से दूर रखें कि आपस में अगर हस्बैंड वाइफ की भी आपस में कोई नोकझोंक हो गई है, बच्चों को ना पता होना चाहिए कि भाई, क्योंकि बच्चों पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। आजकल बच्चे बहुत शार्प हो गए, बहुत स्मार्ट हो गए। जरा सा कुछ होता है, मम्मा कोई बात हुई है, आप हर्ट हैं, मतलब उनको फौरन फील हो जाता है कि ये कोई समथिंग कुछ अलग लग रही है, मम्मा कुछ अनयूजुअल से एक्ट कर रही है। बच्चे बहुत सेंसिटिव भी हो गए, चीज़ों को फील करते हैं। हमें लगता है हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, बड़े स्मार्ट हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। और मैं तो भाई सच्ची बात है, मैं अपने बच्चों को मैं वही ओल्ड स्कूल मदर हूँ, मैंने उसी तरह ब्रॉटअप किया है बच्चों को, जिस तरह मैंने सीखा है, या मुझे जिस तरह से एक कह लें ट्रेनिंग मिली है, मैंने उसी तरह बच्चों को जो है ब्रॉटअप किया और बताया उनको रिश्तों की वैल्यूज़, और विद द स्ट्रिक्टनेस कि अच्छे बुरे की तमीज़ के साथ मैं पूरी कोशिश होती है इसी तरह चलूँ। अब देखें आगे इंशाल्लाह ताला नहीं, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। और वो रिश्तेदार, मैं उनसे ज़रा मुखातिब हूँ जो कि जिनके घर में बच्चे हैं। लेट्स सपोज अगर मैं एक मिसाल देके बात करूँ कि मेरे चाचू के बच्चे हैं, अगर वो कोई गलत हरकत मुझे करते हुए नजर आएंगे या कोई ऐसा काम होगा जो मैं समझती हूँ कि उनके लिए अभी उसकी एज बहुत छोटी है, और मैं उनको उस चीज़ पर पॉइंट आउट करूँ या कहूँ, तो भाई बराए मेहरबानी जो माँ बाप हैं उनको चाहिए कि वो बुरा ना माने, वो ये ना बोलें कि यार हमारे बच्चे, तो हमने अपने बच्चों को आज़ादी दी हुई है, ये शायद कोई रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं। हम भी बच्चों की इस्लाह के लिए बात करें। अगर एक बच्ची है, एक बच्चा है, उसको आप अभी से, मतलब उसकी एज होगी कोई 6-7 साल, और आप अभी से उसके ख़ानदानी घरेलू झगड़े उसके दिमाग में डाल देंगे, इसके ये पैसे हैं, यूँ हैं, पैसों की बातों में तो मैं कहती हूँ बिल्कुल भी बच्चों को नहीं बिठाना चाहिए, ना बच्चों के सामने बात होनी चाहिए। एक टाइम के लिए आपको बुरा लगेगा अगर आप अपने बच्चे को उठा रहे होंगे ना उस जगह से कि बेटा आप उस रूम में जाके बैठ जाइए, आप बाहर चले आइए, हम काम की बात करें, शायद उस वक्त बच्चे को बुरा लग जाए, शायद उस वक्त घर वालों को बुरा लग जाए, लेकिन कल को जब वो एक अच्छी तरबियत के साथ ब्रॉटअप हुआ होगा ना, तो आपको अच्छा लग रहा होगा। फिर आप यही सोच रहे होंगे कि यार उस वक्त उठा दिया था, उस वक्त बुरा लगा था, लेकिन आज जब तरबियत पे सब कह रहे होंगे ना कि यार देखो बच्ची की कितनी अच्छी तरबियत हुई है, बच्चे की कितनी अच्छी तरबियत हुई है कि वो अपना बड़ों की बातों में बोलते हैं। आज तक ये हमारे घर में, अभी तक मैं बता रही हूँ ना कि मेरे साथ भी है, और जो हमारे घर में छोटे हैं उन सबके साथ ये स्ट्रिक्टनेस है कि अगर वो बड़ों की बात में जरा सा जवाब भी दे देंगे ना, तो उनको फौरन एक कॉल दी जाएगी कि बड़े बात कर रहे हैं, आप बीच में ना बोलें। अच्छा, एक और चीज़ आपको बोलना चाहूँगी, आजकल ना वैसे ये ट्रेंड खत्म हो गया है। पहले ऐसा होता था, मामू ने डांट दिया, चचा ने डांट दिया तो डांट दिया। हाँ। अब वो बड़ों ने कहा तुम्हें सही बात पे डांटा है, तुम्हारी गलती होगी। Exactly. लेकिन अब ये होता है कि अगर किसी बड़े ने, कोई रिश्तेदार ने डांट दिया तो पेरेंट्स बुरा मानते हैं, जैसे भी आपने कहा। तो मैं ये कहती हूँ, अगर आप चाहते हैं आपका बड़ों से रिलेशन सही रहे, तो आप अपने बच्चों के हद तक रहें, उनको बताएं बस। लाइक ये मैं सारे पेरेंट्स को कहूंगी, अपने अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें, चीजें सही हो जाएंगी। लेकिन अगर हम किसी और के लिए, क्योंकि आजकल वो रहा ही नहीं है लोग। वो स्टेमिना रहा ही नहीं लोगों में। आप बेयर ही नहीं कर सकते कि आपके बच्चे को कोई तीसरा बंदा डांट दे। आप अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें, उनको अच्छा ब्रॉटअप करें बस। और मैंने जैसे कहा
कि अच्छा करेंगे अच्छा मिलेगा। अपना फेल आपके साथ अगर कोई बुरा करता भी है तो आप अपने फेल को ना बिगड़ा, बिल्कुल उसको ना खराब करें, आप अच्छा तो करें। बच्चों की बातें चली इंशाल्लाह, रही हैं तो जरा हम बिल्कुल। अपने गेस्ट से पूछ भी लेते हैं कि ये तमाम लोग बचपन में कैसे थे, इनका बचपन कैसा गुजरा। लाला सबसे पहले आपसे बात करेंगे, शरारती थे? मैं शरारती नहीं था, बिल्कुल सीधा साधा सब्र वाला बंदा कोई था। शरारत नहीं? लेकिन असल में जो है ना, ये तो मेरे बच्चे हैं, बेटियां हैं ना, तो मेन जो बात है ना बेटा, आजकल जो शादियां हो रही है ना, जिसकी भी शादी होती है घर में, बेटी जा रही है तो 1 साल जब तक बच्चा होता है ना, घर में नोक तो चलती रहती है। और मैं अभी भी कोर्ट में गया ना, तो कोर्ट भरी हुई थी, तलाकनामा लिख कर देते हैं, ये करते हैं, ये जुल्म है। मैं अपनी बता रहा हूँ, मेरी बहन थी, मेरी अम्मा, उसको अल्लाह जन्नत में जाए, थोड़ी थोड़ी बात पे बेटी को बिठा रही थी घर में, ये कर रही थी, ये कर रही थी, तुम कैसा भाई है, तू ये नहीं कर सकता। मैं तो उधर वो दाता बदमाश था, मैंने बोला तो चल मेरे साथ, तुम्हारे साथ नहीं, ये किया जी। मैं ले गया उसको, घर पे ले गया, पहले तो उसको छोड़ा, जब उसने पीछे से भानेजा भागता है, मामू आओ अम्मी बुला रही है। मैंने कहा तो रो रही है, क्या होगा? ये घर तो ऊपर तो देखो कमरे में देखा कोई सामान फर्नीचर था ही नहीं। मैंने फ़ौरन बाहर निकला, मैंने किधर है वो, कहाँ गई वो, बाहर आओ। मैंने उसको गालियाँ सालियाँ दी, मैंने बोला तूने ये किया है, ये किया है, पर चल। वापस उसी गाड़ी में बहन को लेकर आ रहा था, तो उसने बोला तू लेकर जा रहा है, लेकिन याद रखना ये जो है फ़कीरानी बैठी है, मैं बेटे की शादी इसके साथ कराऊंगी। मैं बोला जा दफ़ा हो जा, मैं इसको लेकर आया। तो यकीन कर बेटा, यही हुआ, उस औरत ने उसी लड़की के साथ शादी करवाई। बहनियों को पता लगा वो डॉक्टर है, सुई में बड़ा डॉक्टर है, उसने बाजी को जो है ना मेरी बहन को तलाक दे दी। उसको भी बच्चे हैं, अभी भी घर चल रहा है उसका, लेकिन घर उसका मैं हाथ खुद जाकर उसका बिगाड़ कराया। ये जो है ना, उसके बाद जो है ना वो भी चल रहा है, वो अभी उसको 5-6 बच्चे हैं, वो है। लेकिन उसके साथ जो है ना, कभी उसके घर में मेरी बहन जो असल जो नस्ल वाली होती है ना, वो कभी भी वो उसको सास को भी अपनी माँ समझेगी, कुछ भी करेगी तो उसका इज्जत करेगी। लेकिन बहन चली तो आई, लेकिन इतनी तकलीफ़ें खाई। अभी 20 साल हो गए, अभी शादी हो गई, उसके बेटे की भाई बहन ने जब कराया तो वो सास जो है ना, वो घर में बैठी थी, उसके बाल वो साफ़ कर रही थी। मैंने बोला यार क्या कर रही है, इसको क्यों बिठाया घर में? कि इसको 2 महीना हुआ, किसी ने नहाया नहीं, जुए पड़ी हैं, वो पड़ी, साफ करे। हमारी जिंदगी में ना बहुत जरूरी है ये सारी चीजें, इनका ख्याल रखना बहुत जरूरी। मैंने बोला वो जिसकी शादी करवाई उसके पास उसको अभी बच्चे हैं, वो अभी बंगलों की वो मालिकानी है, लेकिन बहन भी चल रही है। लेकिन ये जो है ना, मैं कहना चाहता हूँ बेटी की बाप और भाई को वो नहीं करनी चाहिए। एक ये मेरी बेटी के साथ भी अभी हुआ कुछ अर्सा, 1 साल। हम लाला आपकी बात कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा ब्रेक है हमारे पे, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आने के बाद आपको दोबारा से ज्वाइन करेंगे, कहीं मत जाएगा। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। और ब्रेक पे जाने से पहले हम ये बात कर रहे थे कि बचपन, हमने कहा बच्चों की बातें करें, थोड़ा सा बचपन के बारे में बात हो जाए। तो रीमा कैसी थी बचपन में? मैं अच्छी थी, शरारती नहीं थी। ये तो हमें लग रहा है। हाँ नहीं, मैं शरारती बिल्कुल भी नहीं थी। वो ना बच्चे लोगों घर में रखे ये तोड़ दिया, नहीं, वो तोड़ नहीं, दिया। नहीं, बिल्कुल भी शरारती नहीं थी। डर जाती थी, डांट से बहुत डरती थी। और अब अगर मैंने डरा देती हैं? नहीं, मैं अभी भी वैसी हूँ। मतलब मुझे ना जैसे किसी की लड़ाई देख लूँ या डांट, कोई जोर से डांट दे, या अगर हस्बैंड किसी बात पे बोल दें, मुझे बहुत हस्बैंड डांटते हैं? समटाइम्स कभी ऐसी कोई कर दिए तो कभी बोल भी देते हैं, तो डर लगता है मुझे। हाँ, और डर लगता है मुझे थोड़ा। मैं कहती हूँ नहीं डांटा करे मुझे, मतलब थोड़ा सा मैं कहती हूँ हार्श नहीं हो, प्यार से बोलने सब कर लूंगी, मैं वो वाली बंदी हूँ। तो मैं शुरू से जो हूँ इस तरह की रही। तो बचपन में शरारती थी। हाँ, अपने अब्बू से मैंने जिद बहुत की, बस स्टबर्न किड थी मैं।
तो लेकिन मुझे पता था अब्बू जिद मानेंगे तो अब्बू से ही करती थी, यानी ऐसे नहीं कि हर जगह जाके, लेकिन अब्बू से मैंने जिद बहुत की है हर चीज़ में, मतलब इमोशनल ब्लैकमेल करना इस तरह की थी। कुछ नहीं खाना तो बीमार पड़ गई, मुझे इसलिए ये नहीं खाना, और वो जिद है कि मुझे यही ला कर दें, इस तरह की बच्ची थी। लेकिन हाँ, शरारती बहुत नहीं थी, बस डर जाती थी इस तरह। नौरीन, अगर आपसे पूछा जाए क्या बचपन कैसा था? बचपन बहुत अच्छा था, जैसा बचपन था वैसे ही अभी मेरा प्रेजेंट भी है। और जैसे बच्चों में चेंजिंग्स आ जाती हैं, बचपन में भी मैं रूल करती थी, इवन मैं सेकंड नंबर पे थी, लेकिन पढ़ने का बहुत शौक़ था। और फैमिली में लड़कियों को इतना पढ़ाते नहीं थे, लेकिन मैंने फिर भी, मम्मी ने काफ़ी स्ट्रगल करके पढ़ाया, नहीं पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। इवन दो कि मेरा मेडिकल का रिजल्ट शादी के 15 दिन बाद आया था। nice. और मेरे पूरे कराची में 3rd पोजीशन आई क्या थी। बात है, क्या और बात मुझे मेरी फ्रेंड्स कॉल करके कह रही थी कि तुम्हारी 3rd पोजीशन आई, तुम्हारे पेपर में नाम आया। मैं इतनी खुश थी, लेकिन जब मैं मम्मी पापा के घर पे गई थी, मैंने बताया मेरी 3rd पोजीशन आई, पेपर दिखा रही हूँ, उन्होंने मुझसे कहा फर्स्ट क्यों नहीं आई। आई वॉज शॉक कि मेडिकल में 3rd पोजीशन आना, पेपर में नेम आना, पिक्चर आना, ये भी कोई आसान काम नहीं। लेकिन जैसी मैं बचपन में थी वैसे ही मैं अभी भी हूँ। बचपन में भी मैं रूल करने की आदी थी, और गलत बात बचपन में भी बर्दाश्त नहीं होती थी, गलत बात अब भी बर्दाश्त नहीं होती है। बचपन में कुछ तोड़ा ताड़ी की गलत बात? नहीं कभी नहीं। बचपन से मुझे बच्चों को या यूथ को, मतलब बच्चों को पढ़ाने का या फिर उनको समझाने का, उनको काउंसिल करने का बहुत शौक़ था, अभी भी है। बचपन से मैं सोशल वर्कर में बहुत रहती थी। पापा की जॉब थी PIA में, तो हम डिफरेंट कंट्रीज़ में घूमते रहते थे। जब हम ऐसी अंडर प्रिविलेज कंट्री में जाते थे पोस्टिंग वजह से, लाइक बांग्लादेश वगैरह में जाते थे, तो वहाँ की जो एक एरिया था बड़ा अंडर प्रिविलेज था, वहाँ जाके थी। तो मैं 8th क्लास में थी, मैं उनकी कम्युनिटी देख के मेरा दिल बहुत दुखता था। मैं बोलती थी यार मुझे कोई ऐसी पोस्ट मिली कि मैं इन लोगों की प्रॉब्लम्स दूर कर सकूं। मतलब मैं बचपन में भी ऐसी ही थी, और अभी भी मैं किसी भी, अभी अपने एरिया में भी कोई अंडर प्रिविलेज नज़र आ जाता है तो मेरा दिल बहुत ज़्यादा हमदर्दी वाला हो जाता है कि नहीं, इसके लिए इसकी प्रॉब्लम दूर कर दो। मतलब मोस्टली बचपन से मैं अपनी प्रॉब्लम्स को हमेशा साइड पे रखती थी, लेकिन जब दूसरों की कोई प्रॉब्लम आती तो मैं हमेशा उसके लिए बिल्कुल एक्यूरेट। मुझे बुखार भी होता है तो अगर किसी की कोई प्रॉब्लम आ जाए, मैं फ़ौरन बुखार एकदम उतर जाता है। मैं बचपन में जैसी थी अभी भी वैसे ही हूँ। अच्छा, एक और सवाल जो मेरे पास है अपने गेस्ट के लिए, तीनों से मेरा ही सवाल है, लेकिन मसला ये है कि वो मतलब ऐसे ही मैंने रैंडमली पूछ लिया, मतलब याद आ रहा है मुझे। भाई देखिए, ख्वाब तो सबको आते होंगे, यकीनन ख्वाब तो सभी देखते होंगे, तो कोई ऐसा ख्वाब जो बड़ा अचानक यूनिक सा हो। जैसे मैंने एक बार एक ख्वाब देख लिया था कि मैं प्रेसिडेंट बन गई तो वो बड़ा अजीब सा ख्वाब था। मैं उठ के कोई 10 दिन तक उसको याद करके हंसती रही थी कि यार ये मैंने क्या देखा है। तो इस तरह से कोई मतलब जॉली ख्वाब कोई आपने देखा? जॉली तो नहीं है, मेरा एक बहुत प्यारा ख्वाब है जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी, यादगार ख्वाब है मेरा। मैं जब छोटी होती थी ना, तो टीवी में खाना काबा की पिक्चर आती थी, तो वो मैं उसको देखती रहती थी, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। यानी बचपन की बात कर रही हूँ, तो मैं थोड़ी देर रोक के ना टीवी देखती रहती थी, मुझे बड़ा अच्छा लगता था, दुआएं मांगती थी, बहुत शौक होता था कि मैं जाऊँ उस जगह ना। फिर एक दफ़ा आई थिंक मैं 9 to 10 ईयर्स की होंगी, इससे ज़्यादा नहीं, मैंने ख्वाब देखा कि मेरी आँख खुली है और मैं मताफ़ में हूँ और खाना काबा को मैं देख रही हूँ। और जैसे आप अगर रियल में देखें तो खाना काबा के ऊपर आसमान है ना, लेकिन अगर आप मैं ख्वाब में देख रही हूँ कि बस खाना काबा की वॉल ही नज़र आ रही है, और बिल्कुल मैं इतना क्लोज खड़ी हूँ और मैं ऊपर देख रही हूँ, और बस अल्लाह का शुक्र कर रही हूँ कि मैं उसके सामने खड़ी, मतलब मैं यकीन नहीं कर पा रही थी ख्वाब में। 9 ईयर्स की जब मैं थी, मैंने ख्वाब देखा। और 2016 में मैं अपने हस्बैंड के साथ हज करने गई, और जो ख्वाब मैंने 9 साल की उम्र में देखा था, वो पूरा ख्वाब मेरा रिक्रिएट हुआ। और ये एक बहुत मेरे लिए शॉकिंग था, क्योंकि जब वो सीन मुझे रिकत में मतलब क्रिएट हो रहा था, मैं उस टाइम पे ही सोची थी ये चीज़ मैंने कहाँ देखी है। मुझे याद आई तो मैंने ख्वाब में देखा था। और एग्जैक्टली मैं, क्योंकि हज के दौरान आप खाना काबा को हाथ लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप हतीम में भी नमाज नहीं पढ़ पाते। तो वो एक मोमेंट था, हम बिल्कुल आखिरी जो है वो अलविदाई तवाफ़ कर रहे थे, और बस मैंने अपने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा मैं पहली दफ़ा गई थी, तो मैंने कहा मुझे ना हाथ लगवा दें खाना काबा पे। तो बस वो मेरे हस्बैंड ने मेरा हाथ पकड़ा और वहाँ तक लेकर गए, और उन्होंने जैसे ही हाथ लगाया और उसके बाद मैंने ऊपर देखा, मुझे नहीं पता मैंने ये क्यों किया, ऊपर देखा और वो सीन पूरा वो सीन रिक्रिएट हुआ। तो ये मेरा ख्वाब जो था वो कह लें कि बड़ा यादगार रहा, और मतलब रियलिटी से करीब था। मुझे नहीं अंदाजा था कि मैं वो ख्वाब देखूंगी और वो तब ताबीर होगा 2016 में। तो ये चीज़ दुआ करें हम सबके लिए भी, इंशाल्लाह हम सबकी भी हाजिरी इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्द। लाला, आपसे अगर पूछा जाए कोई ख्वाब ऐसा जो यादगार हो?
ख्वाब तो इंसान हर कोई देखता रहता है, लेकिन मैंने ड्रामा भी बनाया, ख्वाब बने हकीकत, वो सुनाऊंगा तो वाह, टाइम ख़त्म वाह। हो जाएगा। लेकिन वो ड्रामा जो है ना, ऐसा ड्रामा, मैं एक जगह पे रिकॉर्डिंग पे गया तो वहाँ नहर ऐसी देखी मैंने और महल बना हुआ था, तो उसमें कश्ती थी, फूल थे, ऐसे वो जैसे सानू नहर वाली पुल पे बुला के ये वो। मैंने बोला यार ये तो ज़बरदस्त है, सोच सोच कर मैंने ड्रामा बनाया ना, तो उसके ऊपर जो है ना ड्रामा ऐसा बनाया। यानी कि लाला हाँ, का जो है वो हाँ। जवाब ये आ गया ख्वाब से रिलेटेड कि इन्होंने एक तरीके से वो ड्रामे में जो है ना ड्रामेटाइज कर दिया कि ख्वाब बने हकीकत। हकीकत। वाह वाह वाह। नौरीन, ख्वाब? ख्वाब तो मुझे कोई कांस्टेंट ख्वाब नहीं आता, लेकिन उन दिनों जिस चीज़ से मैं एसोसिएट होती हूँ उसके हवाले से ख्वाब ज़रूर आते हैं। और मोस्टली ख्वाब ऐसे भी आते हैं कि वाकई जो 1 and 2 डेज़ में पूरे हो भी जाते हैं, होते हुए नज़र भी आ जाते हैं। तो कोई एक्चुअल ख्वाब तो मैंने ऐसा कह सकती जो मुस्तकिल बचपन से मेरा पीछा कर रहा हो, लेकिन ये कि हाँ, ख्वाब तो हमारे लाशऊरी दिमाग का हिस्सा है। कोई कोई ऐसा यादगार ख्वाब, जैसे यहाँ बहुत प्यारा था, मेरा वाला बड़ा फनी सा था, तो इस अच्छा। तरह से आपका भी कोई यादगार ख्वाब हो? मैंने आपसे कहा ना, मैं बचपन और अभी मेरा बिल्कुल सेम ही है। हाँ। तो मुझे अगर बचपन कोई ख्वाब अभी आएगा भी ना, तो मोस्टली ऐसा आता है कि फ़लाने की नीड है तो वो ये हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा कर दूँ, मैं ऐसा कर रही हूँ, मैं वैसा कर रही हूँ। मतलब पॉजिटिविटी में ही, मतलब मेरी लाइफ एक सोशल वर्कर ही लाइफ है। मतलब मेरा जागना भी, मेरा सोना भी यही है। ये तो अच्छी बात है, लेकिन लिटरली 3 दिन पहले एक पेशेंट थी, हमारी ही पेशेंट थी, वो हमने हॉस्पिटल में एडमिट करवाई थी। उसके बाबा का रात में कॉल आया कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया, 16 साल की बच्ची है और मैं बहुत परेशान हूँ। उन्होंने कॉन्सेंट पे भी साइन ले लिया। तो मैंने फ़ोन बंद किया तो आई वॉज क्राइंग। मेरी बेटी ने बोला मम्मा क्या हुआ? मैंने कहा वो बच्ची थी ना, उसके साथ ऐसा है, दुआ करो बस वो सही हो जाए। आप यकीन करें, मुझे उस रात 3 दफ़ा आँख खुली और तीनों बार मुझे उस बच्ची के देहांत से आँख खुली है। परसों की बात है, मैं कल गई हूँ राइट अवे फौरी उस बच्ची को देखने के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे क्लसली वो बच्ची बिल्कुल, क्या बात है, क्या बात जहाँ है। सब उसके ब्रेन में टीबी चली गई थी, लेकिन जहाँ डॉक्टर ने कॉन्सेंट पे साइन करवा ले कि आज रात ये कोमा में चली जाएगी, मॉर्निंग में जब मैं गई हूँ, और वो बच्ची जब हॉस्पिटल आईसीयू में जा रही थी तो वो मुझे बुलवा रही थी कि मैडम नौरीन को बुलवाएं। जब मैं गई हूँ तो मैंने उसको देख के मैंने कहा तुमने सबको परेशान करके रखा, अब तुम हंस रही हो बैठ के। अच्छा, ये जो आपने बात की, देखें ये भी हर बात हमारे टॉपिक से रिलेट हो रही है कि वो आईसीयू में जा रही थी और उनका नाम ले रही थी, दैट मीन्स ट्रस्ट। बिल्कुल, वो सीटी स्कैन नहीं करवाने जा रही थी। जब 2 वीक्स अगो डॉक्टर ने कहा कॉन्ट्रास्ट से सीटी स्कैन हो गए, इंजेक्शन देते हैं, वो थोड़ा सा बॉडी को हैवी कर देता है। नहीं मैडम नौरीन आएंगी, मैं कब, वो मैं उसकी कोई नहीं लगती ना, वो मेरी कोई लगती है, लेकिन वो 16 साल की इतनी एम्बिशियस बच्ची है, वो इतनी पैशनेट बच्ची है। वो सिर्फ 2 मंथ्स में उसके साथ ये मिसहैप हुआ और वो बहुत कुछ करना चाहती है। तो मैंने अपनी सारी एफर्ट्स उस बच्ची के लिए लगाई कि बस इसका होना चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, जो ये करना चाहती वो करना चाहिए। मैंने उससे वादा किया तुम ये अपनी मेडिसिन फॉलो करो, जिस प्रोटोकॉल से डॉक्टर बता रही है, मैं तुम्हें टिक्का खिलाऊंगी। उसका खाना पीना भी बंद किया हुआ था। परसों उस बच्ची ने मुझे कल उस बच्ची ने याद दिलाया है। कल ही रात में मैंने उसको ऑर्डर करवाया घर से, कहाँ 40 किलोमीटर दूर वो हॉस्पिटल है मेरे घर से, मैंने उसको डिलीवरी करवाई खुद बना के। मतलब ये चीज़ है कि मुझे ज़्यादातर मेरी सोना जागना सब जो है ना इन्हीं चीज़ों से एसोसिएट है, इससे ज़्यादा मुझे। अच्छा, मैं क्योंकि प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल अपने अख्ताम को पहुंचने वाला है, तो मैं नौरीन चाहूँगी कि जो लोग हमें देख रहे हैं, बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट या ऑल ओवर जनरली, क्या मैसेज देना चाहेंगी हमारी ऑडियंस को? मैं मैसेज ये देना चाहूँगी कि अपने लिए तो सब जीते हैं, और अपने लिए जी के जाना कोई बड़ा काम नहीं है। और आप अगर जीना चाहते हैं तो उनके लिए जिए जिनको आपकी ज़रूरत है, जो ट्रस्ट करके आपके पास आ रहे हैं। हाँ। जो ट्रस्ट करके, भरोसा करके आपसे अपनी कोई ऐसी बात शेयर करें जो हर किसी से नहीं शेयर कर सकते। अगर आप उनकी वो चीज़ फुलफ़िल नहीं कर सकते ना, आप कोई असबाब बना दें। शुरू में मैं ये इसी तरह करती थी कि मैं नहीं कर पा रही थी, मैं असबाब बना दिया करती थी, किसी को किसी से लिंक कर दिया। लेकिन अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो जो वो आपसे शेयर करें उसको भी अपने राज में रखें, इधर से सुने इधर से निकालें, लेकिन कोशिश ये करें कि किसी के काम आ जाए। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात है। अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन दूसरों के लिए जीना चाहिए, दूसरों के काम आना चाहिए। प्रोग्राम का टाइम जो है बिल्कुल अपने बिल्कुल अख्तामी मराइल में जो है वो दाखिल हो चुका है। यकीनन आज के शो से भी आपको बड़ी नई नई चीज़ें सीखने को भी मिली होंगी, नई नई चीज़ें आपने देखी भी, और आप लोगों को एक टॉपिक भी जो है वो रेलिवेंट मिला। लाला बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। रीमा आपका बेहद शुक्रिया, नौरीन बेहद शुक्रिया आपका शो को ज्वाइन करने के लिए। आप लोगों का बेहद शुक्रिया, डेली बेसिस पे आप लोग हमें इतना सारा प्यार देते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, जिंदगी में इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होने वाली है। आज के लिए मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।